मतलब इससे आसान चैप्टर कुछ हो नहीं सकता आपके लिए, बहुत ही वरदान चैप्टर है। आपको कहीं पे कोई ऐसा ना लगे कि यार ये सर तो ऐसे सिखा रहे हैं, ये सर ऐसे सिखा रहे हैं, मैं हर तरीके से आपको सिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। खत्म हो जाती है यार, हार्डली 7 से 8 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं और ये चैप्टर आपका एकदम, आपको कमांड आ जाएगी इस पूरे चैप्टर पे। हेलो चैंपियंस, व्हाट्सअप, दिस इज विजय योर मास्टर टीचर। और बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो यार हम लोग 2D में एंटर करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है दैट इज पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, इसी के अंदर पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में पॉइंट को अलग से नहीं दिया है। तो यार आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो यार सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं तो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। वन शॉट होने वाला है, मतलब एक ही बार में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भैया, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे नादान बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले मिल जाए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो यार स्ट्रेट लाइन की शुरुआत होती है सबसे पहले स्लोप से। ठीक है, स्लोप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब स्लोप एक्चुअल में इंक्लिनेशन से मिलकर बनता है, राइट। अब ये इंक्लिनेशन क्या चीज है भैया? इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो झुकाव मतलब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी इंक्लाइंड है, कितनी झुकी हुई है, वो झुकाव जो है वो आपका क्या है? इंक्लिनेशन है, राइट है। तो यार यहां पर थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द एंगल मेड बाय अ लाइन L with positive x axis and measure anti-clockwise is called the inclination of the line। अब यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान रखें कि इंक्लिनेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है? देखो बेटा, क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की सुई चलती है ना, अपना सेकंड का कांटा चलता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन, राइट है। अब सर ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को यहां पर क्यों इंक्लूड किया है, इसका क्या रोल है यहाँ पे? तो यार जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिखाते थे कि अगर आप थीटा का मेजरमेंट क्लॉकवाइज लेते हैं, अगर आप थीटा का मेजरमेंट क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा को आपको नेगेटिव लेके चलना है। और अगर आप थीटा को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा आपका पॉजिटिव होगा। तो यार साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे, इसीलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, एंगल पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है, जो इसका थीटा से जो एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो लेट से थीटा है। इस तरीके से ये एंगल हमारा मेंशन है यहाँ पे थीटा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब ये जो थीटा है ये आपका 0 से 180 के बीच में बाउंडेड है। ये जरूर आप ध्यान रखें कि थीटा जो होगा यहाँ पे वो 0 से लेकर के 180 में बाउंडेड होगा, मतलब स्ट्रेट एंगल बनाएगा पूरा इस तरीके से। ठीक, ओके। अगर इस थीटा पर ये जो आपने थीटा निकाला है, ये जो इंक्लिनेशन आपका आया है, इसमें अगर आप 10 अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं? 10, ट्रिग्नोमेट्री वाला 10, साइन कॉस 10 वाला। तो यार 10 अप्लाई करने पर tan थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा आपका स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, स्मॉल m से। ठीक है, जहां पे थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 आपका डिफाइंड नहीं है। थोड़ा सा चीजों को मतलब आप फिल्टर करके चलें कि क्या आप ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। तो थीटा आपका 90 डिग्री कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। तो यार ये हो गया स्लोप का तरीका। अब स्लोप को निकालने के और भी तरीके हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो स्लोप निकालने के टोटल 3 मेथड है हमारे पास। उसमें से एक मेथड तो ये है कि अगर आपको थीटा पता है तो आप उस पर 10 अप्लाई कर दो, मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा तरीका क्या होने वाला है? तो दूसरा तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा तरीका ये है कि सपोज कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे सपोज ये मेरे हाथ में एक पेन है, लेट से ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट है। या ऐसा बोले ज्यादा बेटर लगेगा कि ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है बेटा? ये लाइन सेगमेंट है। अब अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। लेट से ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है और ये जो पॉइंट है ये x2 y2 है। तो यार ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से मिलकर बनी है। तो अगर आपको 2 पॉइंट दे रखा है और उस लाइन का मुझे इंक्लिनेशन निकालना है, इंक्लिनेशन इन द सेंस की इंक्लिनेशन की हेल्प से मुझे थीटा स्लोप निकालना है, सॉरी, अगर मुझे थीटा निकालना है, अगेन आई एम सॉरी, थीटा नहीं, स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, दैट इज
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब y का इस पॉइंट का बाद वाला y कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाला y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय बाद वाला y को x कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाला x कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। इसमें आप माइनस कॉमन लेकर के इसको थोड़ा बैलेंस भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यार हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा इंक्लिनेशन क्या होता है पहली चीज, दूसरी चीज हमने ये सीखा कि इंक्लिनेशन की हेल्प से टेन थीटा कैसे निकालेंगे, दैट इज स्लोप, और तीसरा है कि स्लोप को अगर मान लो थीटा नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में और स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का एक तरीका और होता है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या लगाना है, आप m इक्वल टू टेन थीटा लगाना चाहते हैं या m इक्वल टू y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में अगर 2 पॉइंट दे रखे होंगे और स्लोप निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला लगा देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और मान लो क्वेश्चन के अंदर रेडीमेड थीटा दे रखा है कि भैया ये इंक्लिनेशन हमने मेजर करके आपको दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब स्लोप निकाल के बताओ, तो सीधा सीधा टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो 2 चीजें हमने यहाँ पे सीख ली, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टाइटल है, ध्यान से देखो, अगला टाइटल हमारा क्या हो रहा है, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। इस पे हम बात कर चुके हैं। अगर मान लो हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन, 2 लाइन की स्लोप पता है हमें, सपोज 2 लाइन है हमारे पास और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, लेट से ये पहली लाइन और ये कोई दूसरी लाइन, 2 लाइन हमारे पास है और दोनों की स्लोप हम जानते हैं। पहली लाइन की स्लोप लेट से m1, दूसरी लाइन की स्लोप लेट से m2। 2 लाइन आपको पता है, 2 लाइन की स्लोप आप जानते हैं, तो दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, या m1 माइनस m2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है तो आप m2 माइनस m1 लिखे या m1 माइनस m2 लिखे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आगे चलें, ये 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगला है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ 2 लाइंस, मतलब 2 लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, तो बहुत ही आसान सी कंडीशन है। 2 लाइन अगर पैरेलल है, लेट से ये 2 लाइन है, मैं आपको पैरेलल की सिचुएशन दिखाता हूं। सपोज ये 2 लाइन है हमारे पास, ये एक व्हाइट वाली एक ब्लैक वाली, और ये आप ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल है, देख पा रहे हो आप दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा, पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच में होने वाला थीटा जो होगा या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। ठीक, एक और बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होगी। दोनों लाइन की स्लोप आपस में कैसी होगी बेटा, इक्वल होगी। तो 2 लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप को बराबर कर देंगे, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। ठीक, अब मान लो 2 लाइन परपेंडिकुलर है सर, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 2 लाइन आपके आपस में कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो स्लोप जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करके ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। कैसे निकल के आई, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कंडीशन इसी फॉर्मूले से प्रूव होती है। कैसे प्रूव होती है, जैसे सपोज पैरेलल की कंडीशन प्रूव करते हैं हम लोग। मान लो 2 लाइन पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो थीटा 0 रख दिया तो tan 0, यहाँ इस फॉर्मूले में थीटा मैंने 0 रखा तो tan 0 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय फलाना फलाना, है ना। अब ये डिवाइड वाला कहाँ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 में चला जाएगा, तो बेटा 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m1 को इस तरफ ले आओ तो दिख गया आपको m1 इज इक्वल टू m2, सिंपल। तो 2 लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप बराबर। अब मान लो 2 लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो फॉर्मूले में हम 90 डिग्री रख देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 90 रखोगे, tan 90 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को इन जनरल 1/0 से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बेटा, 1/0 से। ठीक है, ये 1/0 लिख दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस m1 m2 उस तरफ चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कंडीशन बन गई, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये याद रखना है, क्लास 12 में आप जब जाओगे AOD के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। टेंजेंट नॉर्मल वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक, आगे चलें, आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन कहता है अ लाइन हैविंग स्लोप 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 2, a और a, 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ध्यान से सुनना, एक लाइन है, लेट से ये कोई लाइन है, इसकी स्लोप आपको पहले से ही 1 दे रखी है। ये क्वेश्चन ने हमें 1 स्लोप दे रखी है, एक्चुअल में हमने अभी स्लोप नहीं निकाली है, तो क्वेश्चन वाले ने हमें दे रखी है। अब वो कहता है कि लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, लेट से ये पहला पॉइंट 2, a
और दूसरा पॉइंट लेट से यहां पर ले लेते हैं a,8। ये 2 पॉइंट है, तो भैया 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप हम भी तो लिख सकते हैं। उसने दिया हो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन हम भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। तो भैया हम अपने तरीके से लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगा दिया, भैया ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा बच्चे कहां फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं कि सर x1 y1 क्या लें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भैया देखो, जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है उसमें इसको आप x1 y1 मान लो, दूसरे पॉइंट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको आप x2 y2 मान लो। मान लिया, बस अब y2 माइनस y1 करना है। तो y2 कितना है बेटा 8, y1 कितना है a, तो 8 माइनस a डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा कितना a माइनस का 2। देख लो आप आराम से, ये हमने स्लोप लिख दी। ये स्लोप किसने लिख दी, ये हमने लिख दी। अब ध्यान से सुनना, उसने कितनी दे रखी थी स्लोप, 1 दे रखी थी, हमने कितनी लिख दी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमने लिख दिया। तो भैया एक बात बताओ कि सामने वाला गलत तो नहीं बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, हमने भी सही निकाला है, तो क्यों ना हमारी बात और उसकी बात में तालमेल बिठा लिया जाए कि भैया तुमने जो स्लोप दी है और हमने जो स्लोप निकाली है वो आपस में इक्वल है। अगर वो आपस में इक्वल है तो इनको आपस में इक्वेट कर देते हैं, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों स्लोप को मैं बराबर करने जा रहा हूं। तो ये बन जाएगा बेटा 8 माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। ये मैंने कर दिया हमारी स्लोप और उसकी स्लोप को बराबर। बस यहां से a निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस a इज इक्वल टू a माइनस का 2। 2 को इधर लिया है तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, माइनस का a उस तरफ चला जाएगा तो a प्लस a 2a हो जाएगा। तो क्या बोलती पब्लिक, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आंसर, a इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5। कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, सो यार स्टूडेंट आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 लाइन से जो 2 पॉइंट से मिलके बनी है। ठीक है, सपोज ये पहली लाइन है, लेट्स से ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन है। ये किन 2 पॉइंट से मिलके बनी है, एक ओरिजिन है हमारा पॉइंट और दूसरा पॉइंट है 2,3। ठीक, और ऐसे ही एक दूसरी लाइन है, लेट्स से वो कुछ इस तरीके से निकल के जा रही होगी, जो 2 पॉइंट से मिलके बनी है 2,-2 एंड सेकंड पॉइंट इज 3,5। ठीक है, तो यार ये 2 लाइनें जो 2 पॉइंट से मिलके बनी है और इनके बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है थीटा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, tan थीटा का फॉर्मूला एक बारी में लिख देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और होल मॉड। अब देखो कुल मिला के आपको यहाँ पे स्लोप पे काम करना है। इनिशियल सारे 4-5 क्वेश्चन जो होने वाले हैं सारे स्लोप के होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, m1 निकालते हैं। m1 मतलब पहली लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में कितना x2 माइनस का x1। तो यार देखो ध्यान से y2 कितना हो जाएगा, देखो यार ये आपका x1 y1 है और ये वाला पॉइंट आपका x2 y2 है, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, इसी तरीके से m2 निकालेंगे, सेकेंड लाइन की स्लोप, अगेन y2 माइनस y1। तो देखो यहाँ पर ये आपका 2,-2 x1 y1 और इसके बगल वाला x2 y2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस का 2। तो जरा सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 2 7 और 3 माइनस 2 1, तो स्लोप कितनी आ गई 7 आ गई। अब देखो ध्यान से फॉर्मूले में रख देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मॉड लगा दिया m1 माइनस m2। m1 कितना था बेटा 3/2, m2 कितना आया मेरे ख्याल से 7 आया था, हाँ, अपॉन में 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा 1 प्लस में 3/2 इंटू में कितना 7। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 21/2 है ना। मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया थोड़ा सा ना, 2 से 2 कैंसल, तो भैया अल्टीमेटली ये बनेगा, मॉड से बाहर निकाल दो पॉजिटिव ही बनेगा, 3 माइनस 14 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 21 और 2 हो जाएगा 23, तो 11/23। भैया हमें निकालना है एंगल, ये तो tan थीटा की वैल्यू है, ये तो tan थीटा की वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई 11/23, बट हमें थीटा निकालना है, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 11/23। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्योंकि आपको थीटा निकालना है तो tan को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। एक बार ही चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इनिशियली 4-5 क्वेश्चन हम स्लोप के करेंगे, फिर हम मेन स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मेट, सारे उनके फॉर्मूले उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,6 and 4,8 is perpendicular to the another line passing through this, then find the value of k।
तो देखो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 होगा। मतलब कुल मिला के दोनों की स्लोप निकालना है आपको। पहले लाइन की स्लोप निकालते हैं, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 - -2। ठीक है, 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 - -2 दैट इज 4 + 2। तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 2/6, मतलब कितना 1/3। ये पहली लाइन की स्लोप हो गई। ऐसे दूसरी लाइन की स्लोप निकालेंगे। देखो पॉइंट आपको दे रखा है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको इंक्लिनेशन नहीं दिया है यहाँ पे। m2 हो जाएगा कितना, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 24 - 12 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा k - 8। ठीक है, तो 24 में से 12 गया तो 12, 12/k - 8 बचेगा। दोनों लाइन की स्लोप हमने निकाल ली, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 दैट इज m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। m2 कितना है 12/k - 8 इज इक्वल टू कितना कर देंगे, -1 कर देंगे। कैंसिल किया, 3 से 12 4 बार कटेगा। 4 इज इक्वल टू में माइनस टाइम्स ऑफ k - 8 या फिर -4 इज इक्वल टू k - 8, माइनस का 8 इधर आया तो 8 - 4 इज इक्वल टू k। इट इम्प्लाइज यहाँ से k कितना जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा आपका। ये फाइनल आंसर हो गया आपका। एक बार चेक करते हैं आंसर, किधर किधर किधर, ये रहा, k इज इक्वल टू 4। आसान, मतलब आप यकीन करिए स्ट्रेट लाइन से आसान कॉनिक सेक्शन का कोई चैप्टर नहीं है। आप कोई भी चैप्टर में एंटर करोगे आपको तकलीफें थोड़ी होंगी। यहाँ पे बहुत कम थ्योरी है और लिमिटेड फॉर्मूले हैं, बस तरीके लगाते चलो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पढ़ाई नहीं हमने अभी तक, तो कहाँ से लगाएंगे। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। भैया देखो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझते हैं। लेट्स से ये पैरेललोग्राम है ABCD, इस तरीके से इसके वर्टाइसेस हैं। अब जो वर्टाइसेस उसने दिए हैं ना, उनको आप साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे ही मतलब ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर दो। तो पहला वर्टाइसेस है -2 -1, तो A के प्लेस पर वो रख दिया। अगला है B 4,0 रख दिया, C रख दिया 3,3 और D कितना जाएगा, यह जाएगा -3,2। ये हो गया। अब यार देखो पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। ठीक है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, दिख भी रही है डायग्राम में। अगर ये पैरेलल हैं तो दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो यार क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों लाइन की स्लोप निकाल लेते। कोई भी दो लाइन ले लो आप, मैंने जैसे AB और CD दिखाया है ना, मैंने AB और CD दिखाया, तो मैं स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ CD दिखा दूंगा। मतलब एम ऑफ AB मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, फॉर्मूला वही अपना y2 - y1 वाला, तो हो जाएगा 0 - -1 मतलब 0 + 1 डिवाइडेड बाय 4 - -2 मतलब 4 + 2। तो बेटा स्लोप ऑफ AB कितना आया, ये आया अपना 1/6 आ गया, ये स्लोप ऑफ AB आ गया। अब हम स्लोप ऑफ CD निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ CD, अगेन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। CD की स्लोप निकालने के लिए वही फॉर्मूला, तो ये जाएगा 3 - 2/3 + 3, 3 - 2 अपॉन में 3 + 3, तो 3 - 2 हो जाएगा आपका 1 और 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ CD निकल गया। अब यार देखो आप, स्लोप ऑफ AB कितना आया था बेटा, 1/6 आया था, और स्लोप ऑफ CD कितना आया, वो भी 1/6 आया। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो आप, दोनों लाइन की स्लोप इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये प्रूव नहीं हो गया कि दोनों पैरेललोग्राम की लाइन से, और पैरेललोग्राम की लाइन से तो वर्टाइसेस भी पैरेललोग्राम को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि AB BC ये सारे आप चारों निकाल सकते हैं ना, BC AD भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने ABCD निकाला, BCAD भी निकाल के दिखा दो, सामने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ यार इसने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC देन tan B कितना होगा। एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। लेट्स से ये ट्राइंगल ABC है हमारा, जिसके अंदर A कितना दे रखा है -2,1, B कितना दे रखा है 2,3 और C दे रखा है -2 -4। अब वो कहता है tan B कितना होगा। तो यार tan B मतलब एंगल B के करस्पॉन्डिंग वो बात करना चाहता है। tan B निकालना है। tan B अगर आपको निकालना है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो B एंगल है ये AB और BC के बीच का एंगल है। देखो साइड AB और साइड BC के बीच का एंगल है। तो क्यों ना हम एक काम करें, AB और BC की स्लोप निकाल लें। ठीक है, AB और BC की स्लोप निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं।
स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया। अब दूसरा हमारा दूसरी साइड कौन सी बन रही है हमारी, दैट इज बी सी बन रही है, तो हम स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, तो सी माइनस बी करना है, मतलब y2 माइनस y1 में सी माइनस बी वाला फंडा लगा दो, तो जाएगा -4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 2, तो जाएगा माइनस का 7 अपॉन माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 7/4। ये हो गया। अब हमें tan भी निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा वही है एंगल वाला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला, तो फॉर्मूले में रख देते हैं, हो जाएगा m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये जाएगा हाफ इंटू में 7/4, ये वैल्यू रख दिया। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और थीटा की जगह पर b रखेंगे क्योंकि आपने ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालने जा रहे हैं, तो tan b इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ माइनस 7/4, एलसीएम आ जाएगा 4, हो जाएगा 2 माइनस का 7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/8 हो जाएगा। अब जरा इसको और कैलकुलेट करते हैं, tan b इज इक्वल टू माइनस का 5/4 इंटू में 8/15, ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आप समझ जाना कैलकुलेशन में मैंने क्या क्या किया, है ना। ये 3 बार कट जाएगा, तो भैया tan b की वैल्यू 2/3 आ रही है, मॉड्यूलस से नेगेटिव बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करते हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो यार आप देख पा रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है स्लोप के, मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक के, ठीक है। और ये चैप्टर पूरा ही आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस इज पैरेलल टू अनदर लाइन। ओके भैया, दो लाइन आपस में पैरेलल है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप आपस में बराबर कर देंगे, ठीक। तो पहली लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। अगेन पॉइंट फॉर्म में आपको दिया है क्वेश्चन, तो आप पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दो स्लोप का, तो जाएगा m ऑफ लाइन फर्स्ट, है ना, ml1 मतलब पहली लाइन की स्लोप, तो ये जाएगा 7 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3। ऐसे ही स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस 1 दैट इज 0 प्लस 1। अब जरा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 माइनस वाई अपॉन माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 2/1 दैट इज 2, ये तो 2 ही हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, तो 7 माइनस वाई अपॉन माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 कर दिया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो चाहता क्या है वो हमसे, y की वैल्यू चाहता है वो हमसे, तो y की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ से, बहुत आसानी से निकल जाएगी। 7 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 2 दैट इज 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, अच्छा MCQ टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख पा रहे हो आप कितना आसान मामला चल रहा था। तो यार ये सारे क्वेश्चन थे हमारे स्लोप के। अब चलते हैं हमारा मेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, फिर 4 से 5 स्टैंडर्ड फॉर्म है और फिर ये खत्म हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, A straight line is a curve such that every point on the line segment joining any 2 points lies on it। बट ये सब जानते हैं, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, 2 पॉइंट से निकलने वाली लाइन जिस पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। नॉट लिखा हुआ है, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ा करते थे, याद करो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ करता था जब एक्स की डिग्री 1 होती थी। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल एक्चुअल में उसका नेचर कैसा होगा, उसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट्स इट, ठीक। एक्स और वाई की डिग्री हमेशा वहां पे 1 होती थी। जनरली कैसे लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना है इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बहुत ही बेसिक सी कुछ इक्वेशन है। पहला है इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, y इक्वल टू 0। पूरी एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप देखो हमेशा एक्स एक्सिस आपने बनाई होगी बहुत बार, जिसको आप रियल नंबर लाइन बोला करते थे। तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक। इसलिए y इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अगर आप उल्टा सोचेंगे तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना हो जाएगा, वो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे x 0 होता है, ये हमने लिख दिया। और इसी तरीके से x बराबर 0 y बराबर 0 मिल करके आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है, दैट इज x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे बना हुआ है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल, ठीक। आगे चलते हैं। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, या y इज इक्वल टू आप कोई k लाइन ले लो या a लाइन ले लो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब आपको x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन लिखना है। लेट्स से सपोज आपको y इज इक्वल टू 2 की लाइन बनानी है, तो भैया x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दो
y इक्वल टू 2 कहाँ बनेगा, ओरिजिन से ऊपर बनेगा, तो ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ बन जाएगी आपकी y इक्वल टू 2 वाली लाइन। ठीक, ऐसे ही अगर आपको x एक्सिस, ये तो x एक्सिस के पैरेलल हुआ, अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनानी है तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, यही समझाता हूँ। सपोज इस तरफ देखो ध्यान से। अब मान लो मैं आपसे आपके सामने दो एग्जाम्पल देता हूं कि बताओ भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ग्राफ बनाना है किसका, ध्यान से सुनना। मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल आया कि बताओ x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होगा। कुछ नहीं करना है, देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ये x एक्सिस y एक्सिस बना दी। अब x इक्वल टू 1 किधर बनेगा, ये ओरिजिन से राइट साइड आपका 1 बनता है। याद करो, ओरिजिन से राइट साइड 1 हुआ करता था x में, तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू 1 बना और ये y एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ y इज इक्वल टू 3 की लाइन बनानी है, तो भैया y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और 3 हाइट पर ऊपर की तरफ आप बना दो y इज इक्वल टू 3। याद करो यार, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग sin x का ग्राफ बनाते थे तो हम लोग y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 की लाइन बनाते थे। याद आया, x एक्सिस के पैरेलल ही तो बनती थी, बस वैसे ही बनाना है। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यार देखो, स्ट्रेट लाइन के कितने स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब उस पर बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के। कौन कौन से, पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहला होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से पता चल रहा है कि एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दे रखी होगी। तो लाइन की इक्वेशन अगर आपको जब एक पॉइंट दिया होगा, एक स्लोप दे रखी होगी, तो कैसे लिखेंगे वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। अगला है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब अगर आप 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास होती है, तो भैया लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो लाइन की इक्वेशन हम वहां से निकाल लेंगे। अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब एक इंटरसेप्ट दिया होगा, अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और एक स्लोप आपको दे रखी है कि स्लोप आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर अगला है नॉर्मल फॉर्म। तो ये 5 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है और फिर हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। राइट है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की। तो देखो यार, एक स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे फोटो बना हुआ है जिसके अंदर ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास होती है। पॉइंट का नाम है x1 y1। पॉइंट का नाम क्या है, x1 y1। और स्लोप आपको दे रखी है m, ये स्लोप दे रखी है। तो भैया फॉर्मूला बनता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे y1 क्या है, x1 क्या है, ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे लाइन पास होती है। क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। और m क्या है, ये स्लोप है, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। सर ये फिर y और x क्या है, तो देखो यार, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जिनको हम वेरिएबल पॉइंट कहा करते हैं। तो ये वेरिएबल पॉइंट है। x और y क्या है बेटा, एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक, आगे चलें। तो ये पहला टाइटल हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, दैट इज स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन को पास करवाने के लिए, लेट्स से सपोज ये आपकी लाइन है और यहां पर ये पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब लाइन जो है आपकी इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला वही बनेगा। देखो ध्यान से, उसी फॉर्मूले को दोबारा लिखा गया है, बस एक छोटा सा चेंज किया है, दैट इज इस m का फॉर्मूला यहां पे मेंशन किया है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट। मतलब एक फॉर्मूला याद करोगे तो नीचे वाला अपने आप आपको याद हो जाएगा। सिंपल, बहुत बढ़िया। आगे चलें, तो 2 फॉर्मूले हमने सीख लिए। पहला हमने सीखा पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरा हमने सीखा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अब चलते हैं आगे, अगला टाइटल होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले लाइन का फोटो देखो यार, लाइन का फोटो कैसे होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन कुछ ऐसे कट करके निकल रही होगी। ये आपकी लाइन कुछ ऐसे कट करके निकल रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। ठीक है, अब देखो ये अगर कट करके निकल रही है तो एक तो ये पॉइंट आपको दिया होगा, मतलब दिया क्या होगा, आप y को 0 रख के इस पॉइंट को आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है। y को नहीं, x को 0 रखेंगे। अरे y एक्सिस का पॉइंट है ना, तो x को 0 रखेंगे, तो x को 0 रखने पर ये C पॉइंट आ जाएगा। तो देखो यार, ओरिजिन से ये लाइन जो है इतना एक टुकड़ा काट रही है, y एक्सिस का एक टुकड़ा उसने काट दिया इतना सा। ये जो टुकड़ा है ना, इसी को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरसेप्ट। और इसको एक्चुअल में y इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं है, ये y इंटरसेप्ट है क्योंकि इसने y एक्सिस का एक टुकड़ा काटा है यहाँ पे। ठीक, स्लोप आपको m दे रखी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमने अब तक 3 चीजें पढ़ी है, पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म और तीसरा हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन, अच्छा ये इंटरसेप्ट निकाले कैसे जाते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे कट करके निकल रही है कुछ इस तरीके से, ये वाला फोटो, तो यार देखो इसने एक्स एक्सिस पे भी एक टुकड़ा काटा है ये वाला, और वाई एक्सिस पे भी इसने ये वाला टुकड़ा काटा है। तो एक्स एक्सिस पे जो ये टुकड़ा काटा है ना नीचे की तरफ, इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम ओए से डिनोट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओए, ओए इज एक्स इंटरसेप्ट। और इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है ओबी, इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और इसको निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेट्स से सपोज एक लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 5, ऐसे करके कोई लाइन की इक्वेशन है। अब मान लो आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? y को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट करते ही x बराबर कितना आ जाएगा? 5/2। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। ऐसे ही मान लो आपको y इंटरसेप्ट निकालना है। अगर y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो x को 0 पुट कर देंगे। जैसे ही x को 0 पुट करोगे ये बन जाएगा y = 5/3। तो यार ये दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है? तरीके हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के। ठीक, आगे चलें। एक नोट है छोटू सा, देखो ध्यान से। नोट क्या कहता है? द इंटरसेप्ट आर पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द लाइन मीट्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट एंड d इज y = m टाइम्स ऑफ x - d। ये फॉर्मूला छोटा सा है, कम यूज होता है, बट याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आगे चलते रिमार्क्स की तरफ। अ लाइन हैविंग द सेम इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई लाइन है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल काट रही है, मतलब वो इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, तो भैया उसके केस में क्या होगा? फोटो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी फोटो बनेगी। और इन दोनों केस में स्लोप की वैल्यू हमेशा -1 होगी। स्लोप हमेशा कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, याद रखना, जब भी इक्वल इंटरसेप्ट का केस होगा स्लोप -1 लेके चलेंगे। आगे चलें। अब अगला टाइटल है कि अगर मान लो वो इक्वली इंक्लाइंड है, लाइन जो है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, मतलब वो बराबर झुकी हुई है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, उसका इंक्लिनेशन बराबर है। इसका मतलब स्लोप हमेशा +-1 होगी। तो इक्वली इंक्लाइन के केस में स्लोप हमेशा क्या लेके चलना है? +-1। और इक्वल इंटरसेप्ट के केस में स्लोप को -1 लेके चलना है। ठीक, आगे चलें। आगे चलते हैं भैया। अच्छा, ये इक्वली इंक्लाइंड वाला केस तो हो ही गया हमारा, है ना। इसमें फोटो आपकी ऐसी भी हो सकती है ना, फोटो आपकी ऐसी भी बन सकती है, राइट भाई। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारी चीजें पढ़ ली है, बहुत सारी चीजें हो गई है। अब जरा इनको फटाफट से एक बार यूज करते हैं और तभी हमें बिलीव होगा कि हाँ यार सारी चीजें हमारे क्वेश्चन में काम आती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। वो एक्सिस के साथ पैरेलल है और पासिंग थ्रू 4, -2। लाइन जो है वो 4, -2 से पास होती है। अब यार यहाँ पे एक्सिस, ये वाला एक्सिस लिखा है, तो इसमें आपका एक्स भी शामिल है और वाई भी शामिल है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ वो पैरेलल है। तो यार ध्यान से देखो, 4, -2 से लाइन पास होती है, तो भैया x4 इधर कहीं होगा और y-2 यहाँ कहीं होगा। तो ये लाइन आपकी 4, -2 से पास हो रही है। तो यार लाइन कुछ ऐसे भी बन सकती है और लाइन कुछ ऐसे भी बन सकती है। ये दोनों लाइन बन सकती है। अगर मान लो ऐसी लाइन बनी आड़ी वाली, है ना, ये आड़ी वाली लाइन बनी, तो याद करो ये y = के फॉर्म में हुआ करता था इसका फॉर्मूला। तो ये y = -2 की लाइन है। और अगर वर्टिकल लाइन बनेगी जो y एक्सिस के पैरेलल है तो x = 4 है। तो दो आंसर आएंगे, x = 4 और y = -2। ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे जो हमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी बच्चा, देखो y = -2 और x = +4, ये हमारे दो आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस अनदर पॉइंट। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा फंडा है, एक लाइन है जो दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के साथ कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 होगा। यस और नो? ठीक, तो पहली लाइन का तो स्लोप नहीं दिया है उसने, बस उसकी इक्वेशन मांगी गई है और पॉइंट आपको दे रखा है। तो क्यों ना स्लोप हम निकाल लें। तो स्लोप हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? x2 - y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये फॉर्मूला लगा दिया। तो भैया m2 की इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन -5।
तो क्या लगता है m1 कितना आएगा? m1 बेटा 5 आएगा। कैसे आया सर? आराम से है ना, थोड़ा आराम से समझो। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस में 1 होता है, ठीक। अगर मान लो पहली लाइन की स्लोप आपके पास माइनस में 1/5 आई है, तो क्या लगता है दूसरी लाइन की स्लोप कितनी आएगी? 5 आएगी। उसको पलट दो और साइन बदल दो, ठीक है। या ऐसा समझो कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लगाना है, जहां पे m2 आपको माइनस का 1/5 पता है, तो m1 हो जाएगा आपका m1 इंटू m2, अब रख दो माइनस का 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस गया तो m1 इज इक्वल टू कितना जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाएगा। बच्चे जनरली डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि भैया इन दोनों को रेसिप्रोकल करो, वैल्यूज को, और साइन बदल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो स्लोप मिल गई, पॉइंट हमें पता ही है -3,5। तो क्या लगता है हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका y माइनस का y1 इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 इंटू में x माइनस का x1। अब ये x1 y1 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, तो जाएगा y माइनस का y1, y1 कितना है? 5, स्लोप कितना था? वो भी 5 था। x माइनस का x1, x1 कितना है? प्लस का 3 है, तो जाएगा y माइनस का 5 इज इक्वल टू 5x प्लस का 15। तो फाइनली ये हो जाएगा 5x माइनस का y प्लस का 15 और 5 20 है ना, 20 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस का y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करें। हाँ भैया देखो यार, एक बार चेक करते हैं आंसर। आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। जहां भी कुछ मैचिंग नहीं होगी तो हम समझ जाएंगे कि हमने कुछ चमत्कार किया है, बट हमारा कोई चमत्कार फिलहाल अभी तक हुआ नहीं है। कैलकुलेशन में हम चमत्कार कई बार कर देते हैं, ठीक। आगे चलें। The vertices of a triangle PQR are given by this. Find the equation of the median through the vertex R. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको थोड़ा मीडियन का कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चा, यार मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, PQR ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक है। उसने ऐसा कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स R। R से बनने वाली मीडियन, या R से एक मीडियन हमने बना दी, ये हमारी मीडियन हो गई जो R से निकल रही है। देखो मीडियन क्या होता है ना, मीडियन जो होता है वो सामने वाली साइड को ऐसे मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट के निकल जाती है, ठीक है, ये होती है मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो सामने वाली साइड को अगर बाइसेक्ट कर दे तो वो हमारी मीडियन हो जाती है। तो हमें इस मीडियन की क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? 2,1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,3, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 4,5। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें लेट से ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे इसको कुछ मान लो एस मान लो, चलो है ना। तो क्या लगता है आपको, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से एस के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 दैट्स इट। तो फॉर्मूला लगा दिया, तो ये जाएगा -2 प्लस 2/2, 3 प्लस 1/2। तो भैया एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 और 2, ये आ जाएंगे। अब आपके पास SR जो एक लाइन है जो कि एक एक्चुअल में मीडियन है, लाइन क्या है? मीडियन है। अब उस मीडियन की इक्वेशन निकालना है, तो एस और आर 2 पॉइंट आपको पता है, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन लिख दो फटाफट से। तो एस कितना आया था आपका? एस आया था आपका 0,2 और आर कितना है हमारा? आर है हमारा 4,5। तो भैया इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप इंटू में x माइनस x1, फॉर्मूला लगा दिया। स्लोप कितना लिखेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में कितना? x2 माइनस x1, तो जाएगा y माइनस y1। अब सवाल सर ये आता है कि किसको x1 y1 किसको x2 y2 ले? भैया किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम बनेगी। तो लेट से मैं s को x1 y1 और r को मैं x2 y2 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस का x1 कितना है? 0 है। स्लोप कैसे लिखोगे? 5 माइनस 2 3 अपॉन 4 माइनस 0 4। तो ये बन गई इक्वेशन y माइनस का 2 इज इक्वल टू में 3/4 इंटू में x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 4y माइनस का 8 इज इक्वल टू 3x। फाइनली इक्वेशन बनेगी 3x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी उस मीडियन की इक्वेशन है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। एक बार आंसर चेक करें। हाँ बच्चा, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज द राइट आंसर। तो सबको मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाली ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को क्या कर दे? बाइसेक्ट कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। ऐसी कितनी मीडियन बना सकते हैं आप? टोटल बेटा 3 मीडियन बन सकती है, ऐसे कुछ, ठीक है। और ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हम सेंट्रोइड कहते हैं, राइट है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सोचो कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी। बहुत ही आसान सा फंडा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ध्यान से देखना, एक लाइन है जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट पे वाई एक्सिस को कट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन वाले ने कहा है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब वो 30 डिग्री का एंगल भी बना रही है, कहता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा। तो यार यहाँ पे आप क्या लगाओगे, अब यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे स्लोप अगर आपको निकालना है तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, थीटा आपको दे ही रखा है, तो टेन 30 कितना हो जाएगा 1/√3। और इंटरसेप्ट जिसको हम सी बोलते हैं वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको 2 दे रखा है। मतलब लाइन आपकी कुछ ऐसी रही होगी, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कुछ ऐसी रही होगी, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ रही होगी जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये 2 हाइट पर उसकी इंटरसेप्ट लिखी हुई है। तो y = mx + c का फॉर्मूला लगा देते हैं। एम कितना है बेटा 1/√3 इंटू में x प्लस c कितना है 2, बस इसको रख दो। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा √3y = में x प्लस में कितना 2√3। एलसीएम ले लिया, थोड़ा एलसीएम तरीके से लेना, वहां पे 2 मत लिख के आ जाना, 2√3 पूरा लिखना है, अच्छे से लिखेंगे इसको। तो x - √3y प्लस का 2√3 = 0, एक तरफ ले लो, जनरल फॉर्म में लिख के आना है हमेशा आंसर को, ये आपका आंसर हो जाएगा x - √3y प्लस 2√3। ठीक, कितना आसान है, मतलब बहुत ही आसान चैप्टर है। आप देखोगे यार इतने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत हल्के फॉर्मूले हैं और बहुत हल्का चैप्टर है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस से वो निगेटिव इंटरसेप्ट काटता है, मतलब नीचे की तरफ इंटरसेप्ट की वैल्यू है, मतलब सी की वैल्यू आपको -1 दे रखी है। एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। यार इक्वली इंक्लाइन का केस याद करो, इक्वली इंक्लाइन के केस में स्लोप आपका हमेशा +-1 लेके चलना है आपको। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन के केस में स्लोप क्या लेके चलना है, +-1। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो आपको स्लोप पता है और आपको इंटरसेप्ट पता है, तो यार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो फॉर्मूला लिख देते हैं y = mx + c। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी, एक आप स्लोप को 1 लेके चलो और एक बार आप स्लोप को -1 लेके चलो। तो ये बनेगा y = x माइनस का 1 और y = बनेगा माइनस का x माइनस का 1। कैसे लिखा मैंने, देखो ध्यान से, y = mx + c में m रख दिया प्लस का 1 और c रख दिया माइनस का 1, तो ये जाएगा x - 1। इसी तरीके से स्लोप रखा -1 और इंटरसेप्ट तो फिक्स था आपका -1, तो ये बन जाएगा। तो 2 आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर लेके चलेंगे, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। और डायग्राम देखो यार, डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्वली इंक्लाइन के केस में यहाँ पे आप देखो x एक्सिस से एंगल और y एक्सिस से एंगल आपको आपस में इक्वल दिखेगा। इक्वली इंक्लाइन के केस में एक स्लोप आपको 45 से 1 मिलेगी और एक 135 से क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। tan 135 डिग्री हमेशा -1 होता है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि थोड़ा ax + by + c के फॉर्म में आप लिख के आए हैं। ठीक, आगे चले। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन पर बेस्ड। क्वेश्चन कहता है a line passing through the point 2,2 and is perpendicular to the another line whose slope is -3, its y intercept is 2/3। अच्छा, y intercept आपको 2/3 निकालना है, देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। लाइन का पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 2,2। ठीक है, और लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो यार उस लाइन की स्लोप -3 दे रखा है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप हो जाएगी बेटा कितना, 1/3। क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। एक लाइन की स्लोप अगर -3 है तो दूसरे की कैसे निकालेंगे, इनको रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू को और साइन चेंज कर देंगे, दैट्स इट। तो यार पासिंग पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो क्यों ना लाइन की इक्वेशन लिख दें। फॉर्मूला लगा दो y - का y1 = में स्लोप इंटू में x - x1। तो ये बन जाएगा y - का y1 कितना रख देंगे 2, स्लोप रख देंगे 1/3 और x - 2 आपका इधर वैल्यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y - 6 = में x - 2, थोड़ा ढंग से इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा x - का 3y प्लस का 4 = 0। ये बन गया आपका लाइन का इक्वेशन। अब y इंटरसेप्ट निकालना था, याद करो मैंने आपको बताया था कि जब भी y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो हम किस वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट करेंगे। यहाँ पर x को 0 पुट कर दो तो ये बनेगा -3y प्लस का 4 = 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4/3।
3, लेकिन सामने वाले ने तो 2/3 दिया है, तो भैया गलत दिया है, उसने हाफ दिया है, तो असर्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रीजन की बात करें, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट है, तो असर्शन इनकरेक्ट और रीजन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक बार जरा फटाफट से समराइज करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन की हेल्प से हमने पढ़ा स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के हमने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े हैं, पहला tan थीटा वाला, दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला, ठीक। अब हमने इसी के बिहाफ पे जब हम स्लोप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसके बिहाफ पे हमने दो कंडीशन पढ़ी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने स्लोप के कुछ क्वेश्चन किए, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन के 5 डिफरेंट फॉर्म, जिसके अंदर हमने अब तक जो क्वेश्चन किए हैं वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म के किए हैं। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने हमारा एक इंटरसेप्ट फॉर्म बाकी है, एक नॉर्मल फॉर्म बाकी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी था जिसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है एक्चुअल में। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, दो टाइटल हमारे बाकी है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ वेराइटी बचेगी थोड़ी बहुत क्वेश्चन की, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अभी क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -1। ये लाइन है, ये 3, -1 से पास होती है एंड पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 4। ये किसी दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है जिसकी स्लोप 4 है। सिंपल सा फंडा है, दो लाइन पैरेलल होगी तो दोनों की स्लोप आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल होगी। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू में m इंटू में x माइनस का x1। स्लोप कितनी रखेंगे हम, स्लोप को 4 रखेंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये बन जाएगा y माइनस का y1, y1 कौन है यहाँ पे, माइनस में 1, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप रख दिया हमने 4, x माइनस x1, x1 कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 12, और अच्छे से इसको लिखेंगे 4x माइनस y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबको एक तरफ लेके गए और ये हमारा आंसर बन गया। चेक करें एक बार इसको, 4x माइनस y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। जी बच्चा, माइनस का 13 राइट साइड लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव, फिर हमने एमसीक्यू भी बीच बीच में लिए, फिर हमने एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का किया। अब बारी आती है केस स्टडी वाले क्वेश्चन की। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एक पहले बड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है, उसके बिहाफ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, 3-4 क्वेश्चन उसके अंदर बने हुए होते हैं। तो जरा इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कमलेश एंड सुरेश आर सिटिंग इन अ लाइन एट पोजीशन 3, 4 एंड -1, 2। तो यार ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये उदास सा बेचारा कमलेश बैठा हुआ है ना, ऐसे मुंह पे हाथ रख के, और 3, 4 पे कौन बैठा है, सुरेश बैठा हुआ है, एकदम पैर पे पैर रख के, एकदम, मतलब आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। आगे लिखा हुआ है राकेश इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द लाइन। अच्छा, राकेश की बजाय इसको हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, कोई लड़की का नाम देते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। राकेश की बजाय इसको सपोज हम लोग ले लेते हैं रीना ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो रीना इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑफ कमलेश एंड सुरेश। मतलब रीना यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। ये भी बेचारी उदास है कि मैं किसके पास जाऊं, कमलेश के पास या सुरेश के पास, मामला गड़बड़ है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इन सारी पोजीशन, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, बिल्कुल ये मिडिल में बैठी हुई है, मतलब ये मिडिल में बैठी हुई है भैया। ऊंट किसी भी तरीके से करवट ले सकता है, इधर भी या उधर भी, ठीक है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रीना की पोजीशन है ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल फॉर्मूला, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसकी पोजीशन यही निकाल लो, ताकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2/2 दैट इज 3 - 1/2, मतलब 2/2, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही 4 + 2/2 दैट इज 6/2, मतलब ये हो जाएगा 3। तो यहां पर रीना की पोजीशन 1, 3 हो जाएगी, ठीक। आगे चलें, पहला क्वेश्चन, इन सारी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ कमलेश एंड सुरेश। भैया कमलेश और सुरेश की जो पोजीशन है
उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन जो बन रही है, उस लाइन की स्लोप हमसे पूछी गई है। तो देखो यार, आपका कमलेश -1,2 पे बैठा हुआ है और सुरेश 3,4 पे बैठा हुआ है। ये हमने यहाँ पे 3,4 लिख दिया। अब इसकी हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालोगे आप? थीटा वाला फॉर्मूला तो आप लगा नहीं सकते, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज y2 - y1 वाला। तो जाएगा 4 माइनस का 2, ये y2 होगा, ये y1 होगा, तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 हो जाएगा 3 - -1, मतलब कितना 3 + 1। तो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा m = में 2 / 4, तो m = हो जाएगा आपका हाफ। तो ये आपकी स्लोप बन गई। ठीक है, आंसर चेक करें। हाफ मतलब कितना 0.5, मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पोजीशन ऑफ कमलेश एंड सुरेश। अच्छा, अब इक्वेशन पूछ ली गई है हमसे, तो देखो यार, इक्वेशन अगर पूछी गई है हमसे तो हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका कमलेश था -1,2 पर, और 3,4 पर आपका क्या था? सुरेश था। ठीक है, 3,2 पर, एक बार चेक करें, 3,2 पर ही था, 3,4 पर था। ठीक है, अभी गलती हो जाती है हमसे, ऐसी गलतियां नहीं करना है, एक बार चेक कर लो कि 3,4 था। अब स्लोप हमारी कितनी आई थी? स्लोप हमारी आई थी हाफ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा वाला? y - y1 = में स्लोप इंटू में x - x1, क्योंकि स्लोप हमने निकाल ही ली है, तो हम क्यों यहाँ पे y2 - y1 लिखे? निकाल चुके हम लोग। y माइनस का y1, अब y1 और x1 आप किसको लोगे? देखो किसी को भी मान लो, इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिलहाल इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। तो y1 कितना है यहाँ पे बेटा? 2 है, तो जाएगा y माइनस का 2 = स्लोप हमारा हाफ था, इंटू में x - x1। x1 कितना है? -1, तो ये +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरफ, तो ये जाएगा 2y - 4 = में x + 1। तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो मेरे ख्याल से x - 2y और प्लस का 5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ दिया है? बिल्कुल के बगल में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक बार चेक करते हैं आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे ख्याल से सारी चीज़ एकदम सॉर्टेड चल रही है यार, बहुत आसान सा चैप्टर है, मतलब इससे आसान चैप्टर कुछ हो नहीं सकता आपके लिए, बहुत ही वरदान चैप्टर है। क्लास 11 में बच्चे इसको छोड़ के नहीं जाते हैं जनरली, बहुत आसान चैप्टर है। सो यार स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है केस स्टडी के अंदर? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द राकेश। राकेश को हालांकि हमने रीना बोल दिया था, लड़की बना दिया था उसको। ठीक है, तो रीना की पोजीशन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, क्लॉकवाइज बोला है भैया, क्लॉकवाइज बोला है, बड़ा ध्यान से सुनना, एंगल आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अगर थीटा नेगेटिव ले लिया -45, तो भैया स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan 45, वो भी नेगेटिव में, तो -1 हमारी स्लोप हो जाएगी। ठीक, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द रीना पोजीशन। भैया रीना की पोजीशन क्या थी? ध्यान से देखो, रीना की पोजीशन, अच्छा यही निकाल लेते हैं, चलो दोबारा से रीना की पोजीशन हम यहाँ निकाल लेते हैं, दैट इज 3 - 1 मतलब 2/2 मतलब 1, और यहाँ पे 3, 1,3 वाली पोजीशन पर रीना बैठी हुई है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1,3 वाली पोजीशन पर रीना बैठी है, और जो स्लोप बना रही है -1। ठीक है, स्लोप बना रही है -1, तो यार 1,3 पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें? बिल्कुल वही लगाना पड़ेगा हमें। स्लोप है हमारा -1, पॉइंट है हमारे पास 1,3, तो रख देते हैं फटाफट। हो जाएगा y माइनस का y1 = में माइनस में m मतलब -1 इंटू में x - x1, ये बन जाएगा y - 3 = -x + 1, अल्टीमेटली बनेगा x + y = में 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करें एक बार आंसर। ठीक, x + y = 4 इज द राइट आंसर। -4 को आगे पीछे इधर उधर शिफ्ट करा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किधर गया? अच्छा, ये मिड पॉइंट से इन्होंने निकाला। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसी के अंदर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द रीनास पोजीशन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पोजीशन ऑफ कमलेश एंड सुरेश। भैया देखो, कमलेश और सुरेश की जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर पोजीशन में जाना है। ठीक है, और रीना की जो पोजीशन है, रीना की पोजीशन है बेटा आपकी 1,3 है ना, रीना की पोजीशन थी 1,3, तो पॉइंट आपको पता है। अब की बार स्लोप आपको थोड़ा अटपटांग तरीके से मतलब निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? पहले आप क्या करो कि कमलेश और सुरेश
से बनने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप निकालो। ठीक है, मेरे ख्याल से वो निकाली थी हमने, एक बार ही देखते हैं। हाँ, -1 2 और 3,4 इसके पॉइंट थे, तो मैं दोबारा निकाल देता हूँ। चलो, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। -1 2 और 3,4 हमारे पोजीशन थे। तो यार इसकी स्लोप अगर निकालना है तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 - 2 अपॉन में 3 -1। तो ये बन जाएगा आपका 2/4, मतलब 1/2 हमारी स्लोप आई थी। अच्छा, पहला क्वेश्चन ही हमारा यही तक है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन की स्लोप बतानी है जो इस कमलेश और सुरेश वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यार परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। इस 1/2 को पलटो और साइन चेंज कर दो। ठीक, अब क्या करना है? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। ठीक है, स्लोप कितना है हमारे पास? -2। पॉइंट कितना है हमारे पास जो रीना की पोजीशन में बैठा है? दैट इज 1,2। ठीक है, 1,3 है, 1,2 नहीं है, 1,3 है। तो स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस का y1 इज इक्वल टू में स्लोप इंटू में x माइनस x1। तो ये बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2। फाइनली इसको सॉल्व किया तो 2x प्लस y इज इक्वल टू में 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चेक करें एक बार। 2x प्लस y इज इक्वल टू में 5 इज द राइट आंसर। सिंपल केस स्टडी के 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। बस मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन थे केस स्टडी के अंदर। 4 क्वेश्चन थे, चारों 4 हमने सॉल्व कर दिए। और अब एक बार समय आ चुका है कि एक बार समराइज कर लें सारी चीजों को जो हमने अब तक पढ़ी है। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ा सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन, उसमें हमने ये पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्लोप, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। स्लोप निकालते कैसे वो भी हमने पढ़ा है। फिर हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है। फिर हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ ली थी, दो लाइन के कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस। यार कोलिनियरिटी की कंडीशन मतलब दो लाइंस अगर कोलिनियर है तो वो पैरेलल है, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक तरीका और होता है दो लाइंस के पैरेलल होने के लिए कंडीशन याद रखने का। सपोज दो लाइन लेट करते हैं, L1 को लेट किया मैंने A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन लेट कर ली मैंने सपोज A2x प्लस B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन लेट कर ली। अब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है या कोलिनियर है तो कंडीशन बहुत सिंपल सी है, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दो। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू में C1 बाय C2। ये कंडीशन याद रखो, बस हो गया मामला सेट। दो लाइन अगर कोलिनियर है तो कंडीशन कुछ ऐसी है और फोटो कुछ ऐसा बनेगा। ये कोलिनियर लाइंस का फोटो है। तो यार ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इनफाइनाइट जगह पर कट कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं। अब याद करो 9th 10th के अंदर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस पढ़ा करते थे, दो लाइन में जब आपस में दोनों लाइन आपस में कोलिनियर या कोइंसिडेंट बोलते थे एक्चुअल में, वहां पे कोइंसिडेंट होगी तो लाइंस में क्या होगा, इस तरीके की कंडीशन लगेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इन सब पे हमने क्वेश्चन कर लिए, इन सबको हमने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अब बात करते हैं हमारे जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट है उस पे। अगला हमारा फॉर्म है दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको एक्चुअल में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। ठीक, अब जैसे फोटो ऐसी कुछ बनी हुई है जहां पे एक इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे और एक इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बना हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट ए लेंथ का है, वाई इंटरसेप्ट बी लेंथ का है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। ये फॉर्मूला याद रखें, जहां पे ए क्या है बेटा, ए आपका एक्स इंटरसेप्ट है, बी क्या है, बी आपका वाई इंटरसेप्ट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बट अब यहां पे एक चीज आपको छोटी सी ध्यान रखनी है कि अगर उसने बोला लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अगर सामने वाला लेंथ वर्ड यूज करेगा एग्जामिनर, तो हम उसमें फिर मॉड्यूलस लगा के आंसर लिखेंगे, मॉड्यूलस लगा के वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक, अगला है हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो सपोज एक लाइन है जो इस तरीके से यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है या ओमेगा एंगल बना रहा है, एक ही बात है। तो फॉर्मूला है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहां पे पी क्या है, ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्या कहता है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्व दैट द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर पी सेक अल्फा एंड पी कोसेक अल्फा। ये फॉर्मूले हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के, इनको याद रखना अल्फा के रेस्पेक्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारी चीजें अब समझ में आ जाएगी आपको जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। भैया कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल मतलब इक्वल लेंथ के हैं।
अच्छा, एक से ज्यादा इंटरसेप्ट की बात कर रहा है क्या? हाँ, इंटरसेप्ट बोला है। देखो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब दो इंटरसेप्ट की बात चल रही है, मतलब आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा। फोटो कुछ ऐसी बनेगी, ये इंटरसेप्ट की लेंथ और ये इंटरसेप्ट की लेंथ आपस में कैसी है? इक्वल है। तो यार इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। मतलब सामने वाले ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? उसने बोला है कि ए बरोबर बी है। ए बरोबर कितना है? बी है। अगर ए बरोबर बी है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला बुलाते हैं, सिंस x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। इसमें हम रख देते हैं a बराबर b, तो ये बन जाएगा कितना? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से फाइनली एलसीएम लेकर के x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बन गया। अब अल्टीमेटली आपको a निकालना है। अगर आपको a निकालना है तो सामने वाले ने एक कंडीशन और दे रखी कि लाइन 2,3 से पास होती है, तो इसको पास करा दो, है ना, इसको पास करा दो 2,3 से। समझना ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए हमारी इक्वेशन बनी है जिसमें ये 2,3 से पास होती है। तो x को 2 डालो, y को 3 डालो, तो भैया 3 डालोगे 2 डालोगे तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए बनेगा। इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 5 आते ही इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर बन जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आंसर चेक करें। बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब आप देखो यार, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन विद इन 2 स्टेप 3 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप से ज्यादा आंसर आपका लंबा जाएगा ही नहीं। इससे आसान क्या चाहिए और आपको? ठीक है, और छोड़ के नहीं जाना इस चैप्टर को, खराब मत करना इस चैप्टर को। ठीक है, आप भले ही ट्रिग्नोमेट्री कम पढ़ो, मतलब काम का पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखो, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को और कॉनिक सेक्शन को छोड़ के नहीं जाना है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर इस लेक्चर को देख डालोगे तो आपका क्वेश्चन चैप्टर उड़ जाएगा हवा में, एकदम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे चुटकी बजाते हैं। ठीक, समझना आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। भैया दो इंटरसेप्ट है जिनका सम 1 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें इंटरसेप्ट का सम कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है -6। ध्यान से सुनना, फोटो बनाना बहुत जरूरी है। फोटो बना दी हमने। इंटरसेप्ट्स बोला है, ध्यान से देखो, ये इंटरसेप्ट्स बोला है, मतलब दो इंटरसेप्ट की बात चल रही है। ये ए है, ये बी है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट। दोनों का सम कितना है? 1 है, तो a प्लस बी बराबर 1। दोनों का प्रोडक्ट कितना है? -6, तो a इंटू बी इज इक्वल टू -6। यहां से आप b निकाल लो, b आ जाएगा -6 बाय a। भैया दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो हमें करना क्या है? ए बी को सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो भैया b निकाल लिया -6 बाय, इसको उठा के रखो यहां पर, तो ये बन जाएगा a -6 बाय a इज इक्वल टू 1। एलसीएम काटा तो हो जाएगा a स्क्वायर -6 इज इक्वल टू a। थोड़ा और अच्छे से लिखा, इस तरफ लिख देता हूं, ये जाएगा a स्क्वायर -a -6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया तो a माइनस का 3 और a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a आ जाएगा 3 और माइनस का 2। a के दो आंसर आ गए, a के दो आंसर के करस्पॉन्डिंग b के भी दो आंसर आएंगे। देखो यहां से ये आप b इज इक्वल टू -6 बाय a था हमारे पास। जब आप a को रखोगे 3 तो बेटा b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा -2। जब आप a को रखोगे -2 तो b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a और b आप देखो एकदम वैसे ही पेयर में आ गए। 3 -2 -2 और 3 एक ही बात है। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन बनेगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b, b कितना था? -2 इज इक्वल टू 1, है ना। ये इसके अकॉर्डिंग है। या फिर इक्वेशन ये भी बन सकती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन बन रही है। ठीक है, एलसीएम काटा, -6 या +6 एलसीएम ले लो, तो ये 3 2 जा तो 2x -3y इज इक्वल टू 1। तो फाइनली ये बना है यहाँ पे हमारा 2x -3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा पहला इक्वेशन। जब इस तरफ इक्वेशन काटोगे, एलसीएम काटोगे तो ये 6 एलसीएम 2 3 6 -3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1। -3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू -6। तो ये दो इक्वेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो a प्लस बी, a यहाँ से कितना था? हाँ, दो इक्वेशन आ रही है, दो इक्वेशन आ रही है। a 3 आया था हमारा भी और b -2 था, और एक केस में a -2 b 3 आया था। ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन आपकी बन जाएगी इस तरीके से। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय लाइन ऑन वाई एक्सिस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ एक्स एक्सिस। सामने वाले ने ऐसा बोला है
कि भैया वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में डबल है, ट्वाइस है। तो देखो फोटो बनाओ दोबारा से, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म चल रहा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। सामने वाले ने बोला है कि बी जो है वो ए का डबल है। पढ़ो आराम से क्वेश्चन को। द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन ऑन वाई एक्सिस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब b इज इक्वल टू 2a आपको गिवन है। एंड द लाइन पासिंग थ्रू द 1,2, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे जाकर के बोला है कि लाइन 1,2 से पास हो रही है, पास करा देंगे। पहले फॉर्मूला तो लिखें, इक्वेशन तो लिखें, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हमारा फॉर्मूला हो गया। अब b इज इक्वल टू 2a है तो रख दो यहाँ पे, b के प्लेस पर 2a रख दो, तो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन में 2a इज इक्वल टू 1, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो ये बन जाएगा, जब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस में x नहीं 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1,2 से पास करा दो, इस लाइन को 1,2 से पास करा दो, x के प्लेस पर 1 y के प्लेस पर 2 डाल दो, तो ये बन जाएगा कितना 2 इंटू में 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, a कितना मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, मतलब 4 इज इक्वल टू 2a, मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो फाइनली बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें 2a की वजह से मामला अटका हुआ था। इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2a, एक a को रख दो 2, ये जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं। अब हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस वेराइटी का है और वो क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की वेराइटी है असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ठीक है, केस स्टडी वाली वेराइटी भी इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। असर्शन क्या कहता है कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P। यार अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिक्स करके दिया है, तो जरा धीरे धीरे करके इसको समझते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज समथिंग दिस। ओके, तो असर्शन कुछ दिया है, फिर रीजन देखते हैं। रीजन क्या दिया है, द मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज दिस। ओके, तो यार ये तो बिल्कुल सही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाय 2 हो जाएगा, ये पहला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट का। सिमिलरली y1 प्लस y2 बाय 2 करेंगे तो ये मिड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन तो बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे, तो यहाँ हम पहले ही मेंशन कर देते हैं कि रीजन हमारा ट्रू है। अब यार जनरली क्या होता है ना, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो अभी समझ में आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज करना पड़ा असर्शन को सॉल्व करने के लिए तो हम समझ जाएंगे कि रीजन इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो असर्शन में ऐसा कहा गया है कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P such that its intercept between the axis is bisected at P। ओके, तो यार फोटो कुछ ऐसी सोचेंगे हम लोग। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन मामला चल रहा है उसका, ठीक है, तो फोटो कुछ ऐसी बना लेते हैं। सबसे बढ़िया फोटो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का। उसने ऐसा कहा इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, ये 1,2 यहां कहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं होगा 1,2, such that its intercept between the axes is bisected at P। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। तो सामने वाला हमसे ये जानना चाहता है कि ये जो इंटरसेप्टेड हैं ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट से x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो 1,2 जो पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यार लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ना लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए 2 अननोन है। देखो आप ध्यान से इस इक्वेशन को, a और b 2 अननोन है, तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस में 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। ओके, if a line passing through this point such that its intercept between the coordinate axis is bisected at P। अगर ये P पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, P पॉइंट पर अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोबारा से एक बार डायग्राम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो देखो यार, अगर बाइसेक्ट कर रहे होंगे, लेट से ये हमारी लाइन थी, ये हमारा x इंटरसेप्ट का वैल्यू सपोज a है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएंगे। अगर ये y इंटरसेप्ट है जिसको हम b लेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएंगे। तो यार इंटरसेप्ट अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं और वो ये कहना चाहता है कि ये P पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, जो कि 1,2 दे रखा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है
तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए और बी पॉइंट है ना, इसको लेट से इसको कैपिटल ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को कैपिटल बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का मिड पॉइंट जो होगा वो 1,2 होना चाहिए, ऐसे सामने वाले ने कहा है। ठीक है, तो करके देखते हैं जरा। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा कितना, a + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना 1। ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट a, x कोऑर्डिनेट 0, तो दिस प्लस दिस बाय 2 इज इक्वल टू p का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो बेटा यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर y के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे तो ये जाएगा 0 + b/2 इज इक्वल टू 2, तो यहां से b4 आ जाएगा। अगर a2 और b4 को आप उस इक्वेशन में रख देंगे जो हमने होल्ड पे रखा था, देखो ध्यान से यहां पे ये हमने होल्ड पे रखा था, तो इसका मतलब यहां से इक्वेशन वही बननी चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, दैट इज 2x + y + 4 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट से a को हम 2, b को 4 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस में y/4 इज इक्वल टू 1, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 4 को उस तरह कुछ का दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप 2x + y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हमारी लाइन की इक्वेशन बन रही है, जबकि सामने वाले ने यहाँ पे +4 दिया है, तो इसका मतलब असर्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि उसकी जो गिवन कंडीशन थी बाइसेक्ट करने वाली, इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट करने वाली, वो हमने लगाई, और वो जब लगाई तो यहाँ पे इक्वेशन गलत आई, इसका मतलब असर्शन इनकरेक्ट, बट रीजन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक बारी देखें, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि असर्शन बेटा इनकरेक्ट है, रॉन्ग है पूरी तरीके से, बट रीजन करेक्ट है, क्योंकि वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला दे रखा है, तो उसमें कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन आप एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। राइट है, आगे चलें फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्चुअली हमारे पास दो मेथड है, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। पहली मेथड ये है, बहुत ध्यान से सुनना, मेथड नंबर 1 ये कहता है एक पॉइंट है -1,3, बहुत ध्यान से सुनना, उससे हमने एक लाइन पर, लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, 3x - का 4y - का 16 इज इक्वल टू 0। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा गिरेगा। ठीक है, और ये उसका फुट होगा, लेट से इसको हम m बोल देते हैं, ये पॉइंट P हो गया। तो m आपका क्या है बेटा, m आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, FOP लिख रहा हूं मैं, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो इसके कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए हम लोग x, y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन का जनरल पॉइंट भी हो सकता है, तो x, y मान लिया, मतलब अल्टीमेटली मुझे x, y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि भैया आप pm की स्लोप निकाल लो, pm की क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ pm। ठीक है, तो भैया स्लोप ऑफ pm कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y - का 3 अपॉन में x + का 1, इसको होल्ड पे रखो। फिर लाइन की स्लोप, ये वाली जो लाइन है ना, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से सुनना, इसको, इसकी स्लोप निकालने के भी अब दो तरीके हैं, या तो इसको आप y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक ट्रिक और है, जब भी जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिया हो तो स्लोप निकालने का ट्रिक होता है, माइनस लगाओ, आगे माइनस लगा दो, एक ब्रैकेट लगाओ, एक डिवाइड का साइन लगाओ, डिवाइड के ऊपर x का कोएफिशिएंट रखना है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3 है। ऐसे ही डिवाइड में नीचे y का कोएफिशिएंट रखना है, y का कोएफिशिएंट -4 है, इसको रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा कितना, 3/4। तो ये लाइन की स्लोप है और ये pm की स्लोप है। अब आप ध्यान से देखो pm का और लाइन का रिलेशन कैसा है, pm का और लाइन का रिलेशन परपेंडिकुलर का है। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, हमारा pm भी तो एक लाइन है ना, pm परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पर, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, मतलब y - का 3 अपॉन में x + का 1 का मल्टीप्लिकेशन 3/4 के साथ हमेशा -1 होगा। आई बात समझ में? तो इसको जरा सॉल्व करके x और y में एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, x और y में एक इक्वेशन बना लेंगे, तो बेटा ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ध्यान से देखना, ये बनेगा 3y - का 9 इज इक्वल टू में माइनस का 4x - का 4, ये मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन बनेगी आपकी, यहां से इक्वेशन बनेगी, निकल करके आएगी 4x + 3y इज इक्वल टू माइनस का 9 उस तरफ शिफ्ट कराया तो 9 प्लस का हो जाएगा, 9 - 4 प्लस का 5 हो जाएगा। तो यार ये एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ऑलरेडी लाइन की हम जानते हैं, और वो हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो वेरिएबल पॉइंट है लाइन का, तो उसको x, y मान लिया, उसको आप h, k भी मान सकते हैं, a, b भी मान सकते हैं, तो a b में इक्वेशन बन जाती है। यहाँ मैंने xy मान लिया तो xy में इक्वेशन बन गई। अब मैं इस इक्वेशन को नीचे बुलाऊंगा, दैट इज 3x - का 4y
माइनस का 16 है ना इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 16 उस तरफ उचका दिया और ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मामला सॉर्टेड है, आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आपका आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, y के कोएफिशिएंट 12 बन जाएंगे दोनों तरफ, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर है ना, आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऐड किया। अब जरा x के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे 4 चौके 16 और 3 तिया 9, तो ये मेरे ख्याल से 25x हो जाएगा। यहाँ 5 चौके 20 है ना 20 और 16 तिया 48, यहाँ 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 और 2 6 68, 68 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 25। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट है। बस इस वैल्यू को आप उठा के रख दो, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इसको उठा के रख देते हैं हम लोग किसी इक्वेशन में, ठीक है, कहीं भी रख दो। x का आंसर था बेटा आपका 68/25, ठीक है। इसको मैं गिवन इक्वेशन में रख देता हूं, है ना, कोई भी इक्वेशन में रख दो आप, 1 या 2 किसी में भी, तो मेरे ख्याल से इसमें ही रख देते हैं, है ना, जो सामने लिखी हुई है। तो 3 × 68/25 माइनस का 4y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4y उस तरफ ले जाओ, है ना, तो कांस्टेंट एक तरफ रहेगा पूरा, है ना। और 68 3 कितना हो जाएगा, 68 3 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 2 20, 204 हो जाएगा। हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 25 और माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 1। तो भैया एलसीएम आ जाएगा 25। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पे अब, ठीक है। 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 विल बी द एलसीएम, ये हो जाएगा 204 माइनस का 16 इंटू 25 इंटू 16 करेंगे, 16 पंजा 80, 16 दूना 32 और ये 400 हो रहा है क्या, हाँ 400 हो रहा है, ये 400 हो जाएगा। अब 400 में से 204 माइनस करो, मेरे ख्याल से 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये 196 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आ रहा है आपका 196 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू में 4y। क्या 4 से 196 कैंसिल हो रहा है क्या, 4 चौके 16, 4 बार ये कटेगा, 3 बचेगा, 4 नमा की 36, यस 49/25 हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा 68/25 और 49/25। एक बार ही चेक करते हैं आंसर, है ना, ये माइनस का आ रहा है, हमारा प्लस का आ रहा था क्या, यहाँ पे माइनस का आ रहा है बेटा, हाँ बेटा यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव है ना, 204 में से 400 माइनस किया तो ये माइनस का वैल्यू है, ठीक है। तो ये माइनस का 49/25 है। तो यार ये समझ में आया आपको, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ये डायग्राम था आपके सामने। तो एक तरीका तो ये है, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझना, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा से आपको लेके चलता हूँ दूसरे तरीके की तरफ, जो कि बड़ा फेमस है और उस फॉर्मूले को बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से आप सॉल्व करना, तो आपका आंसर आपको मैच हो जाएगा। ये सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही गया है, और इसी तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पे रेफरेंस में लिखा हुआ भी है। अब ध्यान से सुनना और समझना कि दूसरी मेथड क्या होने वाली है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो, ठीक है। देखो एक हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज इसको हम P पॉइंट बोल देते हैं, x1 y1, ठीक है। ये गिवन पॉइंट होता है ना, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। फिर एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है हमारी, लेट से ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0, और इस P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर शो हो रहा है, और ये m आपका क्या हो जाएगा, ये m पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप x, y अज्यूम कर लो, क्योंकि ये लाइन का जनरल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। अब आपको m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान से देखना। फॉर्मूला कहता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है। अब जब आप क्लास 12 में 3D में एंटर करोगे क्लास, हालांकि 11th के अंदर भी आपका 3D ज्योमेट्री है, बट वहां पे ये फॉर्मूला नहीं है ना। ये फॉर्मूला 11th में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा 3D के अंदर, बट आप क्लास 12th में जैसे ही एंटर करोगे आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें z कोऑर्डिनेट और एंटर हो जाएगा, तो इसका मतलब आप 3D में चले गए, और 3D में किसी पॉइंट का किसी प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला यहीं से बनता है। मतलब इसी फॉर्मूले में z और आप इंक्लूड कर दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। और एक मेथड तो मैंने आपको समझाई दी थी, बेसिक स्लोप वाली। दूसरी मेथड ये है, बड़ी पॉपुलर मेथड है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक, आगे चले।
ये बेसिक सॉल्यूशन आपके सामने है और मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। मैं चाहता हूं कि आप उस फॉर्मूले से एक बारी गो थ्रू करें, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ यार मेरे से बन रहा है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है सर ने, ठीक है। कहीं कुछ गलती होगी तो समझ में आ जाएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे आप लिख देना कि सर हमसे नहीं बना, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि क्यों नहीं बना, क्या गलती हुई है। फिलहाल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, भैया दो लाइन पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखो मैंने आपको पैरेलल होने की कंडीशन सिखाई थी, पैरेलल बोल दो या कोलिनियर बोल दो। जैसे सपोज ये दो लाइन है मेरे हाथ में, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में फोटो कुछ ऐसी बनेगी या फिर कुछ फोटो ऐसी बनेगी, है ना। अब ये कोलिनियर है, कोइंसिडेंट है, फिलहाल ये पैरेलल थी, तो दोनों के केस में कंडीशन सेम है, ध्यान रखना कंडीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो यार दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन ये है, क्या है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन c2, ठीक है, ये पैरेलल होने की कंडीशन है, ठीक। अब देखो यार a1, अब ये लाइन की इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन ढंग से नहीं लिख के दिए तो इसको अच्छे से लिखते हैं। ये बनेगा px माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पहली लाइन में मैंने क्या किया, y कोऑर्डिनेट को उस तरफ लेके गया, और दूसरी लाइन हमारी क्या बनेगी, माइनस का 9x, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे, x को बाद में लिखा है उसने, है ना, चालाक है वो, ठीक है। माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। सब मटेरियल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ धकेल दो, x y कांस्टेंट सबको लेफ्ट साइड की तरफ धकेल दो। अब आप कंडीशन देखो, देखो यार इसको कंपेयर करो, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करो आप किससे, जनरल इक्वेशन से। अब हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। यहां से कंपैरिजन किया तो x का कोऑर्डिनेट a है, फिलहाल x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे p है, तो यह हो जाएगा p अपॉन में कितना, माइनस का 9। दोनों के x कोऑर्डिनेट को रेशियो में लिख दो, दोनों का x कोऑर्डिनेट रेशियो में लिख दिया इस तरीके से। इसको इक्वेट करो दोनों के y कोऑर्डिनेट के साथ, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 1 और इधर प्लस का 3 है, ठीक है, बस इसके इक्वल कर दो। अब मामला यहां से सॉल्व हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, p इज इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन 3, तो मेरे ख्याल से p आ जाएगा आपका कितना, 3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती मैंने करी है, और वो गलती आप मत दोहराना, वो गलती ये है कि कांस्टेंट इक्वल नहीं करने, ठीक है, कांस्टेंट को हटा दो, कांस्टेंट को आपको इक्वल नहीं करना है, ठीक है, कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, दैट्स इट। तो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। एक तरीका तो ये है, ये फर्स्ट मेथड है, मैं आपको हर तरीके की मेथड से सिखा देता हूं ताकि आपको कहीं पे कोई ऐसा ना लगे कि यार ये सर तो ऐसे सिखा रहे हैं, ये सर ऐसे सिखा रहे हैं, मैं हर तरीके से आपको सिखा देता हूं। अब एक और चीज यहां पे आपको ये ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हर क्वेश्चन की मल्टीपल मेथड अवेलेबल है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन उठा लो, आप कॉनिक सेक्शन उठा लो, सर्कल उठा लो, कुछ भी उठा लो, अरे मैं तो कह रहा हूं पूरा मैथ्स उठा लो आप, पूरे मैथ्स में हर क्वेश्चन की मल्टीपल मेथड अवेलेबल है। आपके लिए क्या बेहतर है वो आपके लिए जानना जरूरी है कि यार मेरे लिए कौन सी मेथड ज्यादा आसान है जो मैं जल्दी से समझ सकता हूं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने दोनों सीन क्रिएट करके रख रहा हूं कि भैया एक मेथड तो ये है कोएफिशिएंट इक्वल करने वाली, एक मेथड स्लोप वाली है, जब भी दो लाइन आपस में इक्वल पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, ठीक है। तो दोनों मेथड मैं आपके सामने रख देता हूं, अब आपको जो मर्जी आए वो आप उठा के सॉल्व कर देना, ठीक है। तो एक मेथड हो गई हमारी, अब दूसरी मेथड पे बात करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन 1 बराबर स्लोप ऑफ लाइन 2, ठीक। लाइन की इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे और दोनों की स्लोप निकाल करके इक्वल कर देंगे। तो पहली लाइन की स्लोप तो बेटा वहां से डायरेक्ट दिख रही है, दैट इज p, एम एक्स प्लस सी करेंगे तो m का वैल्यू तो p है। अब दूसरी लाइन की स्लोप आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, माइनस लगाओ, x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में और y का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में। ये तरीका याद रखो स्लोप का। सर हमें ये तरीका समझ में नहीं आया, तो भैया देखो दूसरा तरीका, 3y माइनस का 9x इज इक्वल टू 21 लिखा हुआ है, तो आप इसको 3y इज इक्वल टू 9x प्लस का 21 लिख दो, यहां से y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। तो देखो यार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर x का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, आपका स्लोप बन जाएगा। तो पहली लाइन की स्लोप p है, दूसरी लाइन की स्लोप 3 है, तो क्या लगता है डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई कोएफिशिएंट को रेशियो में लिख के इक्वल नहीं करना पड़ा, है ना, आसान। जो आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो मेथड लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। आंसर चेक करें एक बारी, बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने रेशियो इक्वल करके सॉल्व किया है, ठीक। देखो यहाँ पे आप गलती मत करना, कांस्टेंट को इक्वल मत करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा अगला।
क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स इज 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, और रीजन के अंदर उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मैंने आपको सिखाया था टेन थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 होल मॉड के अंदर चल रहा है पूरा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब देखो यार, ये तो कोई भी बच्चा जैसे ही देखेगा लपक पड़ेगा कि सर ये तो गलत लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सर यहाँ पे ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है, ठीक है। इन्होंने a2 b1 a1 b2 के फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्मूला, मतलब उन्होंने स्लोप निकाली होगी। लाइन आपको जनरल फॉर्म में दे रखी, तो उन्होंने स्लोप निकाल के स्लोप की वैल्यू रख के कैलकुलेट किया है। बट आपको करना नहीं है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पर उसको प्लस देना चाहिए था, यहां वो फंस गया, तो रीजन हमारा इनकरेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ इस माइनस की वजह से। अब बस असर्शन पे काम करना है। असर्शन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज 90 डिग्री। तो अब इसको भी सॉल्व करने की दो मेथड है। पहली मेथड तो ये है कि आप दोनों लाइन की आप स्लोप निकाल लो, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल 90 डिग्री आने वाला है या नहीं आने वाला है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो 90 डिग्री एक्चुअल में एंगल होता उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में, बहुत ध्यान से सुनना, अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल वास्तविकता में 90 डिग्री होगा तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। तो यार ये मेथड मेरे को ज्यादा बेटर लग रही है कि हम लोग दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये हमारी पहली लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से मैंने स्लोप निकाली, इसको m1 बोल देते हैं, मतलब पहली लाइन की स्लोप। अगेन समझना, ट्रिक समझना स्लोप निकालने की। माइनस लगाओ, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड का साइन लगाओ, x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में और y का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में रख दो, स्लोप आ गई। इस x का कोएफिशिएंट 3 है, y का 4 है, रख दिया, स्लोप आ गई। अब मान लो दूसरी लाइन की स्लोप निकालना है, तो दूसरी लाइन की स्लोप निकालने के लिए वही सेम तरीका, माइनस लगाओ, x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में, y का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, ठीक। अब देखो यार, m1 फाइनली कितना आ रहा है आपका, माइनस का 3/4। m2 फाइनली कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, ये 4/3 आ रहा है। क्या लगता है, m1 m2 m2 करके देखते हैं, ठीक है। m1 कितना है, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाइड बाय m2 किया, दैट इज 4/3। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, मतलब 1 बचा, और वो भी माइनस का, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो भैया स्लोप -1 आ रही है दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब यस, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब ये करेक्ट है भैया। असर्शन करेक्ट बट रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कोई डाउट इसमें? एक बारी चेक करते हैं आंसर, है ना। हमारे रेफरेंस के लिए सारे आंसर यहाँ पे टिक दे कि भैया हम कोई गलत चीज ना पढ़ लें, कोई गलत मेथड ना पढ़ लें, गलत फॉर्मूला ना पढ़ लें, ठीक है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का बड़ा अच्छा यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त लगने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है द इंटरसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन आर डबल्ड इन द लेंथ टू द दोज कट ऑफ बाय द अनदर लाइन ऑन द एक्सिस। मतलब दो स्ट्रेट लाइन है, पहली लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो दूसरी लाइन के इंटरसेप्ट्स के कंपैरिजन में डबल लेंथ के हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, बताओ 5p प्लस q कितना होगा। तो देखो यार, एक एक करके दोनों लाइंस के इंटरसेप्ट बनाते हैं और उसको समझते हैं। पहली लाइन हमें दे रखी है px प्लस qy प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फोटो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये इसके इंटरसेप्ट हो गया, ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया। आप में से हर बच्चे को पता है कि x इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं, है ना, और ऐसे ही हम y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, दोनों चीजें देख लेते हैं एक बार। तो पहली लाइन के अगर मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, तो देखो ध्यान से देखना, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि इस लाइन में y को 0 पुट कर दो। x इंटरसेप्ट ऐसे तो निकालते हैं, तो अगर x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे y 0 पुट करते ये 0 में चला जाएगा, x की वैल्यू बचेगी माइनस का 6/p, ये हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है इसी फर्स्ट लाइन का, तो मुझे x बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6/q, चेक कर लो कैलकुलेशन, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, qy प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 बचेगा, तो यहां से y आ जाएगा माइनस का 6/q। तो ये हमारे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए पहली लाइन के, ठीक। अब दूसरी लाइन के निकालते हैं। अब दूसरी लाइन के कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सेकेंड लाइन हमें क्या दे रखी है, सेकेंड लाइन है हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, माइनस का 15 मैंने उस तरफ शिफ्ट करवा दिया। अब अगर मुझे इस सेकेंड लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y को 0 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, चेक कर लो, y को 0 पुट कर दिए निपट जाएगा, 3x बराबर 15 बचेगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी।
अब मुझे अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x को 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करते ये 0 में चला जाएगा, 5y इजिकल टू 15 बचेगा, तो माइनस का कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड लाइन के दोनों इंटरसेप्ट आ गया ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में रिलेशन क्या दे रखा है, दोनों लाइन के रिलेशन ये दे रखे हैं कि भैया पहली लाइन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो हैं वो दूसरी लाइन के कंपैरिजन में डबल लेंथ के हैं। अगर ये डबल लेंथ के हैं तो फंडा लगा देते हैं हमारा सीधा सीधा सा। ध्यान से देखो, पहली लाइन का x इंटरसेप्ट था माइनस का 6/p और दूसरी लाइन का x इंटरसेप्ट था मेरे ख्याल से 5, तो भैया 5 का डबल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ 5 कर दिया तो यहां से p आ जाएगा माइनस का 6 इजिकल टू 10 टाइम्स ऑफ p आ जाएगा माइनस का 3/5। अब आपको लेकिन 5p चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान से 5 का p चाहिए, 5 का p मतलब 5 टाइम्स ऑफ p इजिकल टू माइनस का 3 हो जाएगा। इसको होल्ड पे रखो थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम लोग y इंटरसेप्ट का डबल वाला फंडा लगा देते हैं। तो पहली लाइन का y इंटरसेप्ट था माइनस का 6/q, दूसरी लाइन का y इंटरसेप्ट था माइनस का 3, तो उसका डबल किया तो 2 टाइम्स ऑफ -3। भैया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/q बराबर 6 बचेगा, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा तो q की वैल्यू 1 आ जाएगी। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना, आपको 5p कितना मिला, आपको 5p मिला है बेटा माइनस का 3 और q आपको मिला है प्लस का 1। तो 5p और प्लस का q करेंगे तो -3 में +1 किया तो बेटा आंसर कितना जाएगा -2, जो कि बगल में ही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है ना, कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे लेवल को इसने कवर किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स इज 90 डिग्री। दो लाइन के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी कंडीशन यहाँ पे बनेगी वो हमें चेक करना है। तो अभी अभी हमने किया यार एक क्वेश्चन की, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, भाई 90 डिग्री का मतलब दोनों लाइंस कैसी है आपस में, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह का फोटो बन जाएगा, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि स्लोप ऑफ द लाइन 1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ द लाइन 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहली लाइन की स्लोप निकालो, दूसरी लाइन की स्लोप निकालो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 कर दो। तो भैया स्लोप ऑफ लाइन 1 निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका सिखाया है, आगे माइनस लगाओ, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में y का कोएफिशिएंट। भैया x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, y का माइनस का p है, रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2/p। ये हमारा पहली लाइन का स्लोप आ गया। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं। सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा, यहां से निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन 2 माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, तो मेरे ख्याल से माइनस का q/2 आ जाएगा। अब फंडा क्या है, m ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ L2 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ 1 क्या है बेटा, लाइन 1 2/p इंटू में माइनस का q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1 कर देंगे। अब यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको जरा सिंप्लीफाई किया, देखो 2 से 2 यहीं कैंसिल कर दो, यहीं कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का q/p इज इक्वल टू माइनस का 1। चेक करो, क्या यही बचेगा? बिल्कुल। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, p को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो q इज इक्वल टू p बोल दो या फिर p इज इक्वल टू q बोल दो, मतलब p और q यहाँ पे कैसे हैं, इक्वल है। अब चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉर्टेड, सिंपल। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला है कुछ छोटे छोटे रिमार्क्स हैं, ये बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, मतलब ये ऐसे रिमार्क्स है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, देखो पहला रिमार्क पढ़ो जल्दी से। A line parallel to the line has an equation of the form ax plus by plus का d is equal to 0। अब ध्यान से समझना, एक लाइन है सपोज ax plus by plus का c बराबर 0, इसके पैरेलल मुझे दूसरी कोई लाइन लिखना है, इस लाइन के पैरेलल मुझे कोई दूसरी लाइन लिखना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ax और by तो एज इट इज रखना है, कांस्टेंट को चेंज कर देना है, c की बजाय कोई नया कांस्टेंट ले लो, d ले लो। फॉर एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। लेट्स से 2x माइनस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल मुझे एक लाइन लिखना है, इसके पैरेलल एक लाइन लिखना है, तो भैया लाइन हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2x और y को एज इट इज रखा और कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा रख दिया, और वो लैम्डा निकालने के लिए कोई कंडीशन क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, दैट्स इट। ठीक, अब ऐसा ही सेकंड रिमार्क है। सेकंड रिमार्क ये है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन,
है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर मुझे कोई लाइन लिखना है। तो भैया परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन लिखना है तो पहले यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। तो लाइन हो जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस का डी बराबर 0। अब अगर आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई गिवन लाइन लिखना है, कुछ मत करो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और वाई के कोएफिशिएंट का साइन बदल दो। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखना है तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और वाई का कोएफिशिएंट का साइन बदल दो। अब देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज इसी के सपोज है ना 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 के परपेंडिकुलर मुझे कोई इक्वेशन लिखना है। तो भैया देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ y का -1 है, तो x और y के कोएफिशिएंट को चेंज करो। अच्छा, y का कोएफिशिएंट -1 नहीं +1 लेके चलो, उस साइन को वहीं छोड़ दो। तो देखो ये y का कोएफिशिएंट x पे चढ़ जाएगा तो ये x बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 था, अब उसको 1 बना दिया। और y का कोएफिशिएंट 2 था, उसको अरे y का नहीं, x का कोएफिशिएंट 2 था, उसको y में चढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा x, इधर 2y, और कांस्टेंट की जगह कोई नया लेमडा नया कांस्टेंट अज्यूम कर लो। और अब ध्यान से देखो, x के कोएफिशिएंट का साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, y के कोएफिशिएंट के साथ छेड़खानी करो, माइनस से क्या कर दो, प्लस कर दो, दैट्स इट। आई बात समझ में सबको? अगर नहीं आई तो एक और एग्जांपल से समझो, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने क्या किया। दोबारा से देख लेना एक बारी, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसके अंदर दो क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन और पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। और वो जो अननोन आप लिखोगे वहां पे लेमडा के जो भी आपको लिखना है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2, ठीक। अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन कहता है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 के परपेंडिकुलर कोई लाइन की इक्वेशन लिखना है। भैया देखो ध्यान से देखना, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो क्या करो, x का कोएफिशिएंट 2 कर दो, y का कोएफिशिएंट 1 कर दो और 3 की बजाय कोई लेमडा चिपका दो, कांस्टेंट बदल दो। अब y का कोएफिशिएंट का साइन कैसा है बेटा, माइनस में था, तो माइनस से क्या कर दो, प्लस कर दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे लेमडा निकालने के लिए कंडीशन दे रखी कि ये जो लाइन है जो आपने अब लिखी है खूबसूरत सी लाइन, ये 3, -2 से पास करती है, तो इसको पास करा दो। पास कैसे करवाते हैं बेटा, x की जगह पर 3 डालेंगे, y की जगह पर -2 डालेंगे। x के प्लेस पर 3 डाला तो 3 2 जा 6, y के प्लेस पर 2 डाला, -2 हो जाएगा, प्लस का लेमडा इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज लेमडा आ जाएगा कितना, -4। उस लेमडा को उठा के वापस इसी इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ गया। तो आंसर बन जाएगा 2x प्लस वाई -4 बराबर 0। सर हम कैसे मान ले कि ये परपेंडिकुलर हो गई लाइन, हम कैसे मान ले, आपने तो आंसर लिख दिया। तो भैया देखो कुछ नहीं, आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो दोनों की स्लोप निकाल लो। इसकी स्लोप कितनी है बेटा, इसकी स्लोप माइनस में 1/-2 मतलब 1/2। अब इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी माइनस में x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट, तो स्लोप आ रही है -2। उसकी स्लोप 1/2, इसकी स्लोप -2। क्या कहती है जनता, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब बिल्कुल हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, 2x प्लस वाई -4 बराबर 0, ये लिखा हुआ यहाँ पे। आई बात समझ में सबको, सॉर्टेड, एकदम आसान। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के अंदर सेकंड पार्ट, पैरेलल लिखना है। अब लाइन आपको पैरेलल लिखना है। अगर लाइन आपको पैरेलल लिखना है तो देखो, एक यहाँ पे लाइन दे रखी है x प्लस वाई -2 बराबर 0, कांस्टेंट को उस तरफ ले जाओ। अब इसके पैरेलल एक लाइन लिखना है तो x और y के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, उनको एज इट इज रखना है, ठीक। जो -2 है उसकी प्लेस पर कोई नया कांस्टेंट आप अप्लाई कर दो, मैंने प्लस का k कर दिया। अब इस k को निकालने के लिए कंडीशन दे रखी होती है हमेशा क्वेश्चन के अंदर कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि ये जो लाइन है ये 3, 2 से पास होती है, इसको पास करा दो। x के प्लेस पर 3 डाला, y के प्लेस पर 2 डाला, प्लस का k एज इट इज, तो यहां से आपको k मिल जाएगा कितना बेटा, -5। इस k को उठा के वापस वही इक्वेशन में पुट कर दो, तो फाइनली आंसर आ जाएगा x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये हमारी वो लाइन है जो इस क्वेश्चन वाली लाइन के पैरेलल है। हम कैसे मान ले सर, भैया दोनों की स्लोप निकाल लो, स्लोप आपकी सेम आएगी, ठीक। सर कांस्टेंट अलग आया तो भैया आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में सबको? तो किसी लाइन के पैरेलल और किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन अगर लिखना है तो बहुत सिंपल सी ट्रिकें हैं, दोनों रिमार्क्स याद रख लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और जो कांस्टेंट आप लगाओगे वहां पे, लेमडा बोल दो, के बोल दो, डी बोल दो, वो आपको निकालने के लिए कंडीशन दे रखी होगी, किसी भी हाल में आपका लेमडा निकल जाएगा, ठीक।
आगे चलते हैं। अब कुछ और बेसिक से फॉर्मूले हैं और ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक, देखो फोटो समझो, पहले फोटो समझ में आ गई तो फिर फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट है, लेट से P x1 y1, एक कोई लाइन है, लेट से ये कोई लाइन है जो कि सपोज ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0 के फॉर्म में है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये वाली, ठीक है ना, ये इसको d बोल दिया, ये परपेंडिकुलर मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पॉइंट को उठा के लाइन की इक्वेशन में डालो, ये जो पॉइंट है ना इसको उठा के लाइन की इक्वेशन में डालो, ये लाइन की इक्वेशन में डालती क्या बन जाएगा, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c, और अच्छा ये हाँ एज इट इज, डी नहीं लिखना है यहाँ पे ना, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस का c डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर क्या करना है, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइड में लगा दो। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया d का। यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B और कैपिटल C लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने स्मॉल abc ले लिए क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन में हम स्मॉल abc ही लेके चलते हैं। अब इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस बनता है, दैट इज मान लो सर ओरिजिन से फॉर्मूला बनाना, मतलब लिखना हो, डिस्टेंस लिखना हो ओरिजिन से किसी लाइन की, तो इस पॉइंट को आप 0,0 कंसीडर कर लो, इस P पॉइंट को 0,0 कंसीडर कर लो। फॉर्मूला तो वही है, उस फॉर्मूले में जैसे आप x को x1 और y1 को 0 अज्यूम कर लोगे, इस फॉर्मूले में ax1 प्लस बी वाई1 के प्लेस पर जैसे आपने 0,0 डाला, मामला निपट जाएगा, c बचेगा खाली, ax1 by1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो फाइनली फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इन्होंने स्मॉल a स्मॉल b लिख दिया क्योंकि लाइन स्मॉल abc में है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओरिजिन से निकालना है तो c अपॉन मतलब कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना हुआ तो एक फॉर्मूला और आपके सामने आ रहा है, फॉर्मूला है, मान लो दो लाइन पैरेलल है, ठीक, उसका फॉर्मेट या तो ऐसा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, या फिर ax1 प्लस बी वाई1 वाला होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मान लो पहला वाला फॉर्मेट हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी2। सर दोनों में m सेम क्यों लिया भैया? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला है, पहली लाइन का कांस्टेंट माइनस दूसरी लाइन का कांस्टेंट, या फिर दूसरी लाइन का कांस्टेंट माइनस पहली लाइन का, क्योंकि मोड लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट्स इट। भैया x का कोएफिशिएंट कितना है m, तो उसका होल स्क्वायर ऐड कर दो, और y का कोएफिशिएंट कितना है प्लस का 1, उसका भी होल स्क्वायर ऐड कर दो, तो फॉर्मूला बन गया c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब मान लो सर ये वाला फॉर्मेट हुआ तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला है ना, तो यहां पर भी अगेन कांस्टेंट अलग अलग होंगे, लेकिन x और y के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का a और दोनों का b इक्वल होगा, दोनों का a और दोनों का b, a और b आपस में इक्वल नहीं होगा, दोनों का a और दोनों का b इक्वल होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा अगेन कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भैया a और b इक्वल है, दोनों लाइन में से किसी का भी a b बाहर बुला के अंडर रूट में लिख देना, आंसर आ जाएगा। अब इन पर क्वेश्चन करते हैं छोटू से, ठीक है, हार्डली 2-4 क्वेश्चन बाकी है, ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। देखो यार फोटो पहले बना लो, फोटो बना लोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि यार बच्चे ने एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया है, बच्चा हर चीज जानता है। ठीक है, तो फोटो बना लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास 1, माइनस का 2, लाइन है हमारे पास, लाइन क्या है बेटा 2x माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0, और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट्स से ये d है, तो भैया सिंपल सा तरीका है ये d निकालने का, एक मॉड लगा दो न्यूमरेटर में, फिर एक डिवाइड का साइन लगा दो। मॉड में क्या करो, इस पॉइंट को उठा के लाइन में रख दो, x, इस पॉइंट को उठा के जब लाइन में रखोगे तो x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर माइनस का 2 रखना है। तो भैया यहाँ पे x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर माइनस का 2 डाला, x को 1 डाला तो 2 1 जा 2, y को डाला माइनस का 2, तो एक माइनस y के पास पहले से ही था तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 एज इट इज, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो भैया यहाँ से d निकल करके आ जाएगा कितना, 2 2 4 और 3 7, मतलब 7 अपॉन रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5, तो 7 अपॉन रूट 5 यूनिट जरूर लिखेंगे पीछे, क्योंकि डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ यूनिट बनेगी। मॉड्यूलस को आप हटा दो क्योंकि मॉड्यूलस का रोल खत्म हो गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन रूट 5 यूनिट्स।
ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है। फिलहाल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट। अच्छा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है। लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप अज्यूम करोगे तो वो x, 0 होगा, ठीक, या जो भी आपको रखना है h, 0 x, 0, जो मैंने x, 0 ले लिया। अब एक पॉइंट है, उसकी किसी लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट है। अब यहाँ पे उसने बोला नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं, हमने सीखा ही नहीं कोई और तरीका। तो भैया इस x, 0 की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से ये लाइन है हमारी x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इससे ये जो डिस्टेंस है ना, ये 4 यूनिट है, ये डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट है। डायग्राम समझ में आ गया? तो पहले लाइन को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, लाइन अच्छी नहीं लग रही। एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 1। ये बन जाएगा फाइनली 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारी लाइन बन गई। और इसको ढंग से लिखो, इस 12 को इधर लेके आओ, 12 को इधर लेके आओ। जब 12 को इधर लेके आओगे तो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ये लाइन की इक्वेशन थोड़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत बन गई। अब x, 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है। अब एक चीज ये भी आप ध्यान रखो कि जब भी डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम क्वेश्चन में पहले से गिवन हो तो उसको प्लस माइनस लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस, देखो ये कैसे प्लस माइनस लेके हम चल रहे हैं, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका मॉड्यूलस में, ठीक है, मॉड्यूलस में समथिंग समथिंग, अंडर रूट में समथिंग। भैया आपको डिस्टेंस अगर पहले से दे रखी है, जब मॉड हटाओगे तो इस तरह प्लस माइनस लग जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की, कि इफ मॉड ऑफ x बराबर a इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस है। इस प्रॉपर्टी से आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस आपको दे रखी है उसको प्लस माइनस साइन में लेके चलना है, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन में लेके चलोगे तो x, जो x एक्सिस का पॉइंट है उसकी दो पोजीशन निकल के आएगी। वो हो सकता है राइट हैंड साइड हो ओरिजिन के, या हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड हो, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें x, मैं डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। x, 0 एक पॉइंट है, उससे हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दे रखी है। लाइन क्या बन गई हमारी 4x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0। तो मैंने डिस्टेंस को प्लस माइनस 4 ले लिया, इज इक्वल टू में x, 0 वहां पे रख देते हैं। x को x रखना है, y को 0 रखना है, तो ये बन जाएगा मॉड्यूलस में 4x माइनस का 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 चौके 16 3 तियानु, ठीक है। प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस का 12 अपॉन में 16 और 9 25, अंडर रूट से बाहर निकला तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 चौके 20 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस का 12। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो दो केस बनेंगे, ठीक है। कितने केस बनेंगे? दो केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। जब प्लस साइन लोगे तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 4x माइनस का 12, सॉल्व किया तो 4x इज इक्वल टू 20 और 12 32 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। मतलब पॉइंट आपका 8, 0 होगा। वो हमें पॉइंट्स भी बोला है उसने, देखो वो कितना चालाक है, उसने पॉइंट्स बोला है, प्लूरल फॉर्म लिखा है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे होंगे। सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक बच्चा यही करता है, प्लस माइनस साइन नहीं लेके चलता है, क्योंकि वो नादान होता है। माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस का 12, तो 4x आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 12, ये माइनस का 8 बचेगा, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 8, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो पॉइंट आ जाएगा माइनस का 2, 0। तो दो पोजीशन आ रही है, मतलब दो पॉइंट बन रहे हैं, 8, 0 और माइनस 2, 0। चेक करते हैं एक बारी, बिल्कुल सही, 8, 0 माइनस का 2, 0, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को कवर करता है, और सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे बच्चे से, इसके लिए वो यहाँ पे फंसता भी है, उसके नंबर यहाँ पे कटते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या दे रखी है यहाँ पे, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये आगे l लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है lx प्लस ly प्लस का p बराबर 0, और यहाँ पर इस लाइन को अगर ढंग से लिखा तो ये हो जाएगा lx प्लस ly माइनस का r बराबर 0। आप देख पा रहे हो x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है, मतलब पैरेलल है। दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी मॉड में दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस, इसका कांस्टेंट p है, इसका माइनस r है, तो p माइनस माइनस r मतलब p प्लस r अपॉन अंडर रूट के अंदर दोनों के x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ जाएगा p प्लस r। मॉड में ही लिखा रहने दो, क्योंकि हमें नहीं पता p प्लस r पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p एंड r, और अंडर रूट में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ l स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ l स्क्वायर को मॉड्यूलस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी मॉड में p प्लस r डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ l,
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें पीछे यूनिट्स जरूर लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में है, मीटर में है, कैसे है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 को पहले बाहर ले लिया और अच्छा एल को भी मॉड्यूलस में रखा, ज्यादा बेटर लगेगा कि एल को भी आप मॉड में रखो क्योंकि एल भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो अंडर रूट से बाहर निकला तो मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन था ये। अब इसी के बिहाफ पे एक अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें डेटा दिया होगा, वहां डेटा नहीं था, वहां एल और आर अननोन थे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक पॉइंट है हमारे पास -1,1। फोटो पहले बना लेते हैं, फोटो बनाने से सारी चीजें आसान हो जाएगी। भैया 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आप डायग्राम बनाएं। लाइन की इक्वेशन को जरा ढंग से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखा मैंने 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस का 10। इसको और अच्छे से लिखा तो ये जाएगा 12x माइनस का 5y प्लस का 82 बराबर 0। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी तो फॉर्मूला आप लगा पाओगे अच्छे से। ये मैंने लिख दिया। अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, उस पॉइंट को उठा के लाइन के अंदर रखेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो -1,1 रखा तो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82 डिवाइडेड बाय √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये मैंने रख दिया, अभी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो मैंने रख दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगी मॉड्यूलस में 12 और 5 17, 82 में से 17 माइनस किया तो 12 में से 7 गए तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, तो ये प्लस का 65 हो रहा है डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये मेरे ख्याल से 169 हो रहा है। 169 का अंडर रूट रहता है 13 होता है। तो फाइनली डी आ जाएगा 65/13। 13 की टेबल में 65 5 बार आता है तो डी आपका 5 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आपकी डिस्टेंस जो है पॉइंट की लाइन से कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक, आंसर चेक करते हैं एक बार। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज 65/17। यार अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो लाइन से और दोनों लाइन्स पैरेलल है। देखो आप यहाँ पे 15 x का कोएफिशिएंट, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 15, यहाँ y का कोएफिशिएंट 8 दे रखा है और यहाँ y का कोएफिशिएंट वो भी 8 दे रखा है। कांस्टेंट दोनों में अलग अलग है, मतलब दोनों लाइन्स कैसी हैं बेटा, पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिकोड किया। जिन बच्चों को नहीं पता है वो रीजन से हिंट ले सकते हैं। देखो रीजन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 इज गिवन बाय कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन माइनस कांस्टेंट ऑफ द सेकंड लाइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो असर्शन देख लेते हैं, रीजन तो करेक्ट है, अब असर्शन की बारी आती है। तो देखो डिस्टेंस हो जाएगी, पहली लाइन का कांस्टेंट कितना है, माइनस का 34, माइनस दूसरी लाइन का कांस्टेंट वो 31 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट 15 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 8 का स्क्वायर रख दिया, होल मोड लगा दिया। तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 34 और 31 दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 5, 3 और 3 6, माइनस का 65 डिवाइडेड बाय √15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, अरे 64। ठीक है, अब जरा इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी माइनस का 65 डिवाइडेड बाय 225 और 64 कितना होता है, 225 प्लस 64, 5 और 4 9, 6 2 8, 289 मतलब 17 हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस से बाहर निकला तो 65/17 हो जाएगा। क्या यही दे रखा है असर्शन में, क्या यही दे रखा है हमको, चेक करो एक बार। इसको हटा देते हैं, हट जा, हाँ हटा, बिल्कुल यही दे रखा है बेटा। देखो ध्यान से 65/17 यूनिट्स दे रखा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और ये बिल्कुल उसका एक्सप्लेनेशन बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यस, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। आगे अब चलने के लिए कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से सारी चीजें अब खत्म हो गई है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देके जाना चाहता हूँ, दैट इज द कॉन्क्यूरेंट लाइन। क्या होता है ना, वो कॉन्क्यूरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा, नहीं तो फिर तो हेडिंग हो जाएगी हमारी कॉन्क्यूरेंट लाइन।
कॉन्करेंट बोलते हैं या कॉन्करेंट, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। देखो सपोज लेट करते हैं 3 लाइंस, ठीक है, 3 लाइन लेट करते हैं। लेट से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली लाइन है, ये क्या है हमारी पहली लाइन। फिर ऐसे ही दूसरी लाइन लेट करते हैं a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकेंड लाइन। और a3x प्लस b3y प्लस का c3 इज इक्वल टू 0, लेट से ये हमारी तीसरी लाइन है। अब ये 3 लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है वो बाद में समझेंगे, पहले कॉन्करेंट क्या होता है। देखो कॉन्करेंट का मतलब होता है 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी लाइंस होंगी, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से निकलने वाली जितनी भी लाइंस होंगी उनको हम कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। अब देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। सपोज 2 लाइन है हमारे पास L1 और L2 है ना, ये L1 ये L2, इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखाओ, ये हमने दिखा दिया, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आप गेस करो कि कितनी लाइन निकल सकती है। भैया इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है, ये L3 निकल गई, ये L4 निकल गई, है ना, ऐसे ये कट 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 टक 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 टक, भैया इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती है इसे, ठीक है। और इसी को फैमिली ऑफ लाइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस को फैमिली ऑफ लाइंस भी कहा जाता है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार एक कॉनिक में समझ लोगे तो तमाम कॉनिक में यही सेम कंसेप्ट लगाना है, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। अब कंडीशन क्या होती है वो समझो। तो 2 तरीके होते हैं कॉन्करेंट लाइन के सवालों को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड तो ये होता है कि भैया इन तीनों लाइन के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। पहला मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड जो ज्यादा पॉपुलर है, जनरली बच्चे इसको प्रीफर करते हैं। जैसे हमने देखा कि भैया 2 लाइन है, लेट से L1 और L2, इनका इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, तो क्यों ना मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट x, y निकाल लूं। बिल्कुल आसान है, आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? एलिमिनेशन मेथड से। अब जो तीसरी लाइन है आपकी वो लेट से ऐसी कुछ निकल रही है। अब अगर ये x, y तीसरी लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करके निकल रही है इस x, y पॉइंट पर, मतलब तीसरी लाइन भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये x, y पॉइंट जो है तीसरी लाइन पर लाई करना चाहिए, या फिर x, y पॉइंट तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर गया मतलब हम बोलेंगे कि हाँ ये सारी की सारी लाइंस कॉन्करेंट है या फैमिली ऑफ लाइंस है। आई बात समझ में? पहली मेथड डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू 0, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो और उसका क्या करो, तीसरी लाइन में उठा के रख दो, आ गया आंसर। सिंपल, कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, तो यार एक बार से फटाफट समराइज करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहली शुरुआत हुई थी हमारी इंक्लिनेशन से, वहां से हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखा था। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है, याद रखना, सिनोनिम से स्लोप का। स्लोप निकालने के 2 मेथड हमने सीखे। अगर थीटा दिया है तो tan थीटा एक तरीका है, दूसरा अगर 2 पॉइंट से गुजरने वाली कोई लाइन है तो लाइन की स्लोप निकालने का तरीका था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, स्लोप के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 4-5। उसके बाद फिर हमने शुरू किया था स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स। टोटल 5 फॉर्म होते हैं हमारे पास। पहला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा हमारा था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और 5वां था हमारा नॉर्मल फॉर्म्स। पांचों स्टैंडर्ड फॉर्म के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आफ्टर देन हमने कुछ बेसिक रिमार्क्स सीखे थे कि लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स इट, खत्म हो गया मामला यहाँ पे। फिर हमने किसी पॉइंट का किसी लाइन में फुटो परपेंडिकुलर का भी कॉन्सेप्ट सीखा था, उसमें मैंने 2 मेथड सिखाई थी आपको, और सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती है। यार हार्डली 7 से 8 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं और ये चैप्टर आपका एकदम, आपको कमांड आ जाएगी इस पूरे चैप्टर पे, पूरी ग्रिप बन जाएगी आपकी, राइट है। कैलकुलस का नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे प्यारा चैप्टर है, और इसको अगर आपने छोड़ दिया तो कॉनिक सेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। लिख के दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है। क्लास 12 के अंदर जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ोगे, वहां पे टेंजेंट नॉर्मल आएगा, और टेंजेंट नॉर्मल में ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से यूज होने वाले हैं। तो सब लोग बच्चे इस स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएंगे, बढ़िया अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को।
और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले मिल जाए। ठीक, तो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए दबा के। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।